कि आज हम पढ़ने वाले हैं, मतलब वही ट्रेंड लाइन पढ़ने वाले हैं, वापस ट्रेंड लाइन्स के पैटर्न्स पढ़ेंगे। तो उससे पहले ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करती है। तो किसी ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिस किया हो थोड़ा सा, तो बस हम रिवाइज करते हुए चल रहे हैं ताकि हमें ट्रेंड लाइन को समझने में आसानी हो। ट्रेंड लाइन हमने एक क्लास में पढ़ी भी थी, लेकिन अभी हम ट्रेंड लाइन्स के पैटर्न्स पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं ये चीज़ रिपीट करके चल रहा हूँ। तो सब लोगों ने अपने वो माइक्स बंद कर लेना, जब डाउट पूछना तब खोलना, क्योंकि इसका वजह से रिकॉर्डिंग में थोड़ी दिक्कत होती है, मेरी वॉइस कम आती है। नितिन सर शायद आपको खुला हुआ है, मैं अभी बंद कर देता हूँ एक क्योंकि मिनट आपकी प्लीज। शायद कीबोर्ड की आवाज़ आ रही है, तो मुझे पता लग गया कि शायद आपकी हाँ हाँ। support support is a level important point in time where two forces of demand meet. Gold is cheap at 1000 level, so everybody buy 1000. तो इसका मतलब है कि सपोर्ट क्या है ना, एक ऐसा लेवल होता है, ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जहाँ पे जो फोर्स होती है डिमांड की मीट करती है। मतलब जो ऐसा होता है कि उस पॉइंट पे, जैसे मैं एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ आपको कि इस पॉइंट का मतलब क्या है। इस पॉइंट का मतलब ये है कि सपोर्ट एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पे आपकी डिमांड फुलफिल होती है। मतलब एक एग्जांपल, जैसे इस लेवल पे क्या होगा कि गोल्ड का प्राइस जो होता है फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ है ना, तो 1000 रुपीज़ सबके लिए एज एक चीप प्राइस कंसिडर होगा, तो सब लोग उसको बाय करने में लग जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे उसकी बाइंग होगी बहुत ज़्यादा, तो इसकी वजह से उसको सपोर्ट मिल गया उस प्राइस को। तो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट ये होता है कि सपोर्ट एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पे या मार्केट को ऐसा लगने लगता है कि ये बहुत चीप मिल रहा है, इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा है। ऑफकोर्स हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं या हम सोच पा रहे हैं कि नहीं भाई ये 100,000 का मिल रहा है, मैं 1000 का ले लेता हूँ, उसको 2000 का बेच दूंगा या 1100 का बेच दूंगा, ऐसे 1100 1200 का बेच दूंगा। तो ऐसा पॉइंट जिस पे हमें लगता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ही चीप हो गई है, जिसको हमारे हिसाब से हमें खरीद के स्टोर कर लेना चाहिए फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में उसको सेल कर देंगे। वो पॉइंट हो गया सपोर्ट, जहाँ पे हमें जस्ट सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, तो सेम और support is the level at which demand is strong enough to stop the stock from falling any further. Each time the price reaching the support level, it has difficulty penetrating that level. Support occurs when falling price stop and change direction and begin to rise. Support is often viewed as a floor, which is supporting or holding up the price. तो इसका मतलब यहाँ पे अभी मैंने रीड इसलिए कर दिया कि किसी को अगर नोट बनाना तो लिख सकता है ये चीज़। तो सपोर्ट का लेवल क्या होता है, हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि सपोर्ट एक लेवल है जो प्राइस अगर फॉल कर रहा है, प्राइस अगर गिर रहा है, फॉर एग्जांपल गोल्ड का प्राइस गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, तो ऐसा एक पॉइंट आएगा जहाँ पे गोल्ड का प्राइस हम सबको लगेगा कि भाई इससे फर्दर नहीं गिर सकता, या फिर इससे फर्दर वो पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमें लगेगा कि भाई इतना सस्ता हो गया, इसको खरीद ही लेते हैं, क्या पता कब ऊपर चल जाए। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट सपोर्ट कहलाता है, कि वहाँ से मार्केट ज़्यादातर क्या होती है कि वहाँ से ऊपर चली ही जाती है, या फिर वहाँ से रिवर्सल ले लेती है, कि वहाँ से इतना बाइंग हो जाती है, इतनी बाइंग हो जाती है कि सबको इतना चीप लगने लगता है कि वहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर ही चली जाती है वापस। फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि मार्केट जब ऊपर जाती है ना, तो थोड़ा सा रीटेस्ट करती है ना, तो यहाँ पे लोग फिर बाइंग कर लेते हैं, तो मार्केट फिर ऊपर चली जाती है। तो ऐसा बेसिक लेवल पे भी आप समझ सकते हैं सपोर्ट हमारा ऐसे भी बनता है, मतलब अप ट्रेंड में भी, अप ट्रेंड जो बनता है उसमें भी सपोर्ट लेते हुए चलता है वो। समझ रहे हो, जैसे थोड़ा सा करेक्शन हुआ यहाँ पे, मार्केट ऊपर गया थोड़ा सा, कुछ लोगों ने सोचा कि भाई मैं इतना होल्ड नहीं कर सकता, मैं अपना यहीं पे प्रॉफिट बुक करके निकल रहा हूँ, तो उन्होंने सेल कर दिया मार्केट। तो सेल किया तो मार्केट थोड़ा नीचे गई, और जैसे ही थोड़ा नीचे गई तो वहाँ पे सपोर्ट बन जाता है। सपोर्ट में से बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, लोग, आप सपोर्ट मतलब यही समझा करो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे, हम जैसे बहुत सारे लोग बैठे हुए कि भाई मार्केट बस एक बार नीचे आ जाए, एक बार नीचे आ जाए, लास्ट टाइम मेरा हमने सोचा मैं इस बार प्रॉफिट बुक कर लूंगा, बस एक बार भगवान भगवान प्लीज भेज प्लीज भेज, ऐसे करके बहुत सारे लोग यहाँ पे विनती कर रहे होते हैं। तो जितने ज़्यादा लोग विश कर रहे होते हैं, सोच लो उतना ज़्यादा सपोर्ट स्ट्रांग होता है। मतलब ये वैसे जनरल बात हुई, लेकिन इन द सेंस साइकोलॉजी यही होती है इसके पीछे की, कि यहाँ पे जितने ज़्यादा लोग बाइंग कर रहे होंगे उतना ज़्यादा वो सपोर्ट स्ट्रांग होगा। मतलब आप देखो मार्केट एक बार आई टच करी, फिर ऊपर गई, लिक्विडिटी ग्रैब करी ऐसे करके, चलो फिर नीचे आई टच करने, फिर भी नहीं तोड़ पाई, ऐसे करके इतना नीचे आई। उसका मतलब ये था कि वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे जिनको वहाँ पे बाय करना है उस पॉइंट पे, जिनको लगता है कि नहीं भाई यहाँ से मार्केट सेल हो सकती है। तो सपोर्ट का ब्रेक भी होता है, सपोर्ट ऐसा नहीं होता कि ऐसा तो है नहीं कि हार्डकोर इतने लोग बैठे हैं तो सपोर्ट ब्रेक भी हो सकता है। लेकिन ऐसा होता है कि मान लो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स आ रहा है सेलिंग का स्ट्रॉन्ग फोर्स ये है कि मान लो वॉर हो रही है, तो सब लोगों को अपना सेल ही करना है। सेल जैसे उसको पता है कि हम सेल करके अपने पास कैश रख लें, या फिर हम फिजिकल गोल्ड बाय कर लेते हैं, नकली गोल्ड सेल कर, नकली इन द सेंस वर्चुअल गोल्ड सेल करके, ऐसा कोई भी, मतलब ऐसा कुछ एग्जांपल मान लो कि कोई करेंसी वीक चल रही है, उनकी इकोनॉमी डूबने वाली, तो सेल करें। तो वहाँ पे सेल वाले बायर्स हमारे 100% हैं, तो 100% में से 80% है, और सपोर्ट पे हमारे 20% है, तो वो चीज़ मैच नहीं करेगी, हल्का सा ऊपर जाएगी मार्केट, फिर उसको पेनिट्रेट करके नीचे चली जाएगी। तो सपोर्ट हमेशा वर्क नहीं करता, लेकिन सपोर्ट फॉर्म ही ऐसे होता है। आप सपोर्ट किसी चीज़ को कब मानोगे, जब एटलीस्ट वो 2 बार, यहाँ पे मैंने मार्क करा एटलीस्ट मिनिमम 2 बार उसे रीटेस्ट करके मार्केट जाए, तो यही चीज़ होती है। जैसे होता नहीं है, हम लेके चलते हैं कि
कि जैसे हमें किसी का भरोसा भी करना है या किसी को गलतियाँ भी करते हैं, तो मतलब ऐसा होता है ना, एक ही बार में कोई किसी पे विश्वास नहीं करता ना, कि भाई पहली बार यहाँ से मार्केट ऊपर गई तो ये तुक्का भी हो सकता है ना। लेकिन जब वो चीज़ दोबारा कर दो, जैसे होता है ना कि एक बार करो तो तुक्का, दूसरी बार करो तो ऐसा करके कोई डायलॉग होता है, मैंने किसी मूवी में सुना था, मैं आपसे रिलेट कर सकते हो इसको, कि ये ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ 2 बार या 3 बार, ऐसा 2-3 बार ऐसा बनता है तो वहाँ पे हम सपोर्ट मांगते हैं। लेकिन साथ में आप नोटिस करना, वैसे मेरा ये नोटिस किया हुई चीज़ है कि तीसरी बार जब मार्केट आती है, तीसरी बार जब तीसरी से चौथी के बीच में तीसरी बार, तो ऐसा होता है कि ज़्यादातर वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होता है। ये चीज़ आप भी नोटिस करना। और मतलब वो हार्डकोर कुछ नहीं, मैंने नोटिस किया तो आप भी नोटिस कर सकते हो कि उसमें एंट्री अच्छी मिल जाती है। तो ये हमने देखा कि सपोर्ट के बारे में मिनिमम 2 टाइम्स रिवर्स टू कंसीडर इट सपोर्ट, कि 2 बार कम से कम वहाँ से मार्केट टकरा के ऊपर जाना चाहिए। तो हम उसको कंसीडर करते हैं सपोर्ट लेवल, ठीक है। तो सेम टाइम फ्रॉम सपोर्ट पेपर एंड डैडी सपोर्ट स्टील। अच्छा, अब ये चीज़ एक और चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ कि जैसे कोई कोई बोलेगा कि भाई मार्केट आ रही थी, है ना, और उसने तो मेरे सपोर्ट का बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं किया, मतलब ऐसा होता है कि ऐसे करके ब्रेक कर दिया, आपका सपोर्ट है ना, यहाँ पे सपोर्ट था, उसने सीधा ही ब्रेक कर दिया बिना सोचे समझे, है ना। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि भाई क्यों ब्रेक करा है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। आप सोचोगे नहीं भाई प्रिंस भाई ने गलत बता दिया, या फिर नहीं भाई 99% का काम किया था, इसी बार मेरी किस्मत खराब है। तो अपनी किस्मत को मत कोसो, किसी को मत कोसो। ये देखो एक चीज़ रूल है, जैसे आप टाइम फ्रेम, फॉर एग्जांपल आप और मैं ट्रेड करते हैं 4 आवर में, ठीक है। 4 आवर में हम ट्रेड करते हैं, 4 आवर का सपोर्ट है ये, कि मार्केट यहाँ से पहले एक बार जाके आ चुकी, ठीक है। और फिर हम ये देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ गई, ठीक है। और यहाँ पे हमारा है डेली का सपोर्ट, कि मार्केट ने डेली के हिसाब से मार्केट ने क्या किया था, कि पहले जैसे फॉर एग्जांपल ये डेली का सपोर्ट है जो हमें दिख नहीं रहा ऊपर अभी, ये डेली का है। तो मार्केट ने क्या किया था कि पहले यहाँ से ऐसे करके जा रही थी, प्रॉपर सपोर्ट था, तो एक बार उसने क्या किया, ऐसे करके ऐसे आ गई, है ना। तो ऐसे करके अब वो वापस यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, जैसे उसने यहाँ पे वापस, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड, क्या गंदा हो गया रिएक्शन, वापस ड्रॉ करता हूँ, पेंसिल आ जाए, पेंसिल ही आ गया, सेपरेट करते हैं। मतलब 4 आवर का सपोर्ट, और आपको ये समझना है 4 आवर का सपोर्ट और व्हाट डेली का सपोर्ट और मान लो वीकली का या मंथली सपोर्ट के लेवल्स में फ़र्क क्यों आता है। तो फ़र्क इसलिए आता है कि 4 आवर का फॉर एग्जांपल एक सपोर्ट है ना, तो उसमें क्या हो रहा है कि अगर टच भी हो रहा है मार्केट, तो कहाँ टच हो रही है, मतलब एक 4 आवर की कैंडल टच हो रही है, 2 4 आवर की कैंडल टच हो रही है ना, तो 4 आवर के टाइम। और वहीं अगर आपका डेली का हो जाएगा, है ना, तो डेली में अगर मार्केट ऐसे करके जा रही है ना, ऐसे थोड़ा सा ऊपर नीचे करके ऐसे ऐसे करके कुछ जा रही है सपोर्ट को मेंटेन करके ना, तो वहाँ पे जो टच हो रहे हैं, तो वहाँ पे डेली की कैंडल्स है, तो एक डेली की कैंडल में बोला कि कितनी होती है, बहुत सारी कैंडल्स होती है। तो इस वजह से वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाता है 4 आवर के, क्यों, क्योंकि वहाँ पे तो 4 आवर की बहुत सारी कैंडल्स है, यहाँ पे 4 आवर वाली सपोर्ट तो ऐसे ऐसे जा रहा है, लेकिन उसके सपोर्ट में क्या होगा, 4 आवर उसकी लाइन पे ऐसे करके जा रहा होगा, ऊपर से फिर नीचे आता, फिर ऐसे ऐसे कर रहा होगा, फिर ऊपर से नीचे आ रहा होगा, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम बिता रहा है। तो वो चीज़ डेली का सपोर्ट 4 आवर में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो हम एग्जांपल समझ रहे थे कि किसी ने ऐसा हुआ कि फॉर एग्जांपल बताऊँ क्या हुआ होगा, कि डेली का सपोर्ट होगा, मार्केट यहाँ से ऊपर गई थी, डेली के सपोर्ट में थी, है ना, जो पहले भी सपोर्ट था डेली में, और उसने इसको ब्रेक कर दिया, रिटेस्ट करके इसको ब्रेक कर दिया। तो जब उसने इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक किया है, और इसी के बगल में 4 आवर का सपोर्ट होगा, तो बहुत हाई चांस होता है कि उसको रिस्पेक्ट ना करके नीचे चले जाए सीधा, क्यों, क्योंकि उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक किया है। तो जो बायर्स होंगे, सेलर्स होंगे, वो उसी हिसाब से उस चीज़ को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा सिलेक्टेड टाइम फ्रेम, जो हमारा सिलेक्टेड टाइम फ्रेम है वो पेपर का होता है। मतलब आप देखते हैं जैसे पेपर को आप सीधा सीधा खींचेंगे ना तो फटता नहीं है, फाड़ सकते हैं लेकिन खींच के नहीं, उसको बीच में से नहीं फाड़ सकते, बहुत मुश्किल होता है पेपर को। कभी ऐसा करना कि कोई चीज़ आप पेपर पे चिमटी लगाना और चिमटी से नीचे वेट लगा देना, उसमें बिल्कुल पेपर सीधा होना चाहिए, बहुत मुश्किल से फटता है। या फिर इसको खींच के फाड़ने की कोशिश करना, तो लेकिन स्ट्रॉन्ग तो वो भी है, लेकिन ये होता है कि आपका जो 4 आवर है ना वो एज अ पेपर की तरह काम करता है। और यहीं पे आपका जो इसका डैडी है, डैडी इन द सेंस आप डेली डेली ले लो, वीकली ले लो, है ना, मंथली ले लो, तो वो और इतना स्ट्रॉन्ग होता है। तो वो क्या होता है, वो स्टील की तरह काम करता है। मतलब कभी कभी आप देखोगे आपका अगर 4 आवर के ऊपर आपका मंथली या वीकली सपोर्ट है, मार्केट उसको टच करते ही शुक करके रॉकेट की रफ्तार में नीचे आ जाएगी। तो आप सोचोगे वाओ ये तो मतलब कितना अच्छा मैं सपोर्ट ड्रॉ करता हूँ, या फिर नहीं। उसका लॉजिक यही होता है, मतलब हमें साइकोलॉजी भी समझते चलना है कि मार्केट ऐसे क्यों मूव करती है। कोई पूछ ले आपसे भाई इसके ऐसा रॉकेट की रफ्तार में इस वाले सपोर्ट से क्यों आ गई, है ना, ये तो तूने 4 आवर में बनाया है। तो आप उसको चेक करना कि 4 आवर का भी सपोर्ट है, डेली और वीकली का भी सपोर्ट है, क्योंकि डेली वीकली का भी तो 4 आवर का अपने आप ही हो गया है ना, लेकिन डेली वीकली का है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
तो इसलिए मैंने यहाँ पर बस एक पॉइंट लिखा था कि अगर आपके सेम टाइम फ्रेम का मतलब अभी अभी वो सपोर्ट बना है, फॉर एग्जांपल ये एक सपोर्ट है ना, कि मार्केट ने यहाँ से इसको ऊपर रेजिस्टेंस था, अब उसको यहाँ पे सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर जा रही है ना, तो ये 4 का हो गया। लेकिन अब इसी को आप मान लो डेली का होता कुछ, तो डेली का ये हो गया, ये नीचे वाला लेवल है ना। तो ऐसे करके मतलब एग्जांपल है, आप ये चीज़ उसमें प्रैक्टिस करना है अपने चार्ट में। मैंने बस आपको समझा दी कि डेली से मतलब आपके करंट जो टाइम फ्रेम है ना, उससे ऊपर के टाइम फ्रेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाएंगे एज अ सपोर्ट है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हम देखते हैं, रेजिस्टेंस लेवल आर इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द टाइम वेयर द फोर्स ऑफ सप्लाई मीट प्राइस रिस्पेक्ट हिज हिस्टोरिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब ये कि रेजिस्टेंस लेवल एक ऐसा लेवल होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जहाँ पे जो सप्लाई की फोर्सेज होती है वो मीट होती है, मतलब जहाँ पे सप्लाई मतलब इतनी इनफ हो जाती है कि वहाँ पे डिमांड नहीं बचती। तो वहाँ से क्या होता है कि सप्लाई ज़्यादा हो गई तो मार्केट नीचे जाती है, डिमांड नहीं है वहाँ पे, ठीक है। रेजिस्टेंस की तरह काम करती है कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा सप्लाई है, वहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं बेचने के लिए कि आप उससे आगे जा ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल आप सब्जी मंडी जाते हो, ठीक है, तो आप सब्जी मंडी गए तो आपने देखा भाई मार्केट में घुसते ही आपको मान लेते हैं कि आपको 100 रुपये का सेब मिल रहा है, आपने कहा कि नहीं भाई मैं और आगे चलता हूँ, मुझे क्या पता सस्ता मिल जाए। फिर आपको 80 का मिल रहा है, फिर आपको 70 का मिल रहा है, फिर आप आगे आगे जाते रहते हो, एक जगह पे आपको 10 का मिल रहा है, कहा जितना मर्जी ले लो। आप 1 किलो ले लिया, आपने 2 किलो ले लिया, 3 किलो ले लिया, पूरी फैमिली के ले लिया, पूरे रिश्तेदारों के लिए ले लिया, लेकिन वो सेब आपका मतलब वो आपका क्या कहते हैं, वो खत्म ही नहीं हो रहा है वो चीज़। तो वो हो गया एग्जाम्पल आपका रेजिस्टेंस कि इतना ज़्यादा आपके पास सप्लाई पड़ी है कि आप उससे ऊपर जा ही नहीं पा रहे। तो गोल्ड का प्राइस इस कदर वहाँ पे मतलब इतना गोल्ड पड़ा हुआ है, इतना गोल्ड सब लोग वहाँ सेल कर रहे हैं कि आप उसको ब्रेक ही नहीं कर पा रहे हो लेवल, ठीक है। तो रेजिस्टेंस लेवल आर इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने बोला, रेजिस्टेंस इज द लेवल एट विच सप्लाई इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टॉप द स्टॉक फ्रॉम मूविंग हायर ईच टाइम द प्राइस रीचेज द रेजिस्टेंस लेवल। इट हैज क्या लिख रहे हैं मैंने, इट हैज टाइम मूविंग हायर, इट हैज हार्ड टाइम हार्ड, हाँ ये लिखा है, इट हैज़ अ हार्ड टाइम मूविंग हायर, मतलब कठिन टाइम उसका बीतता है, मतलब उसको हाई जाने में और हायर जाने में बहुत मुश्किल होती है। तो रेजिस्टेंस इज द प्राइस लेवल वेयर राइजिंग प्राइस स्टॉप एंड चेंज डायरेक्शन एंड बिगिन टू फॉल, एंड रेजिस्टेंस इज ऑफन व्यूड एज अ सीलिंग कीप द प्राइस फ्रॉम राइजिंग हायर, मतलब एज अ छत की तरह रेजिस्टेंस काम करता है कि छत की तरह उसको रोक कर रखता है, तो आपको छत को तोड़ के जाना पड़ेगा। तो कभी कभी रेजिस्टेंस इस तरीके से काम करता है, ठीक है। द प्राइस टचेज अबव पॉइंट सेलर शॉर्ट एंड मार्केट मोर इन फिट एंड टी कोलैप्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस का एग्जांपल देख रहे हैं। तो रेजिस्टेंस जनरली आप बोलेंगे कि भाई मार्केट जब ऊपर जा रही है तब ऐसे ऐसे करके रेजिस्टेंस फॉर्म होता है ना, कि रेजिस्टेंस तो यहाँ फॉर्म होगा कि मार्केट ऊपर जा रही है तो उसको ऊपर जाने से रोकेगा। लेकिन मार्केट नीचे से भी तो ऊपर जा सकती है, जैसे इस केस में मार्केट नीचे गई और नीचे जाने के बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, एक बार ऊपर गई है ना, फिर वहाँ से नीचे आ गई, नीचे आ गई मतलब यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए, तो उन्होंने अपना सेलिंग शुरू कर दी कि भाई मार्केट बहुत महंगी हो गई, मतलब हमने यहाँ पे उन्होंने यहाँ बाई किया था, अब यहाँ पे वो प्रॉफिट बुक करें, या फिर उन्होंने कभी भी बाई कर रखा हो नीचे या ऊपर कभी भी बाई कर रखा, लेकिन वो एज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लेके चल रहे हैं। उन्होंने एक इंडिकेटर लगा रखा है यहाँ पे, इंडिकेटर मतलब एज अ उनके लिए एक लेवल, ऐसा लेवल है उन्होंने अपने दिमाग में मार्क कर रखा है या फिर अपने चार्ट में मार्क कर रखा है, भाई इस लेवल पे अगर मार्केट पहुंचती तो मैं सेलिंग ही करूंगा, मुझे अपना सेलिंग करनी शुरू करनी है, क्योंकि इसका मतलब है कि मार्केट ऐसे नीचे जा सकता है, बहुत हाई चांस है। तो वो लोग क्या करेंगे, सेल कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर मार्केट नीचे गई है ना, फिर यहाँ पे किसी को लगा कि भाई चीप प्राइस हो गया है ना, चीप लगा तो उसने बाय कर लिया और बाय करके मार्केट को ऊपर भेज दिया। फिर यहाँ पे गए, यहाँ पे लगा उसको कि भाई बहुत प्राइस हाई हो गया, फिर उसने सेल कर दिया। तो ये चलते रहता है। और ये ब्रेक कब होता है, ब्रेक तब होता है जब यहाँ पे इनफ सेलर्स नहीं होते बायर्स के कंपेटिबल, मतलब यहाँ पे बायर्स ज़्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सोना या सेब बेच रहा था 10 रुपये का है ना, 10 रुपये का सेब बेच रहा हूँ, तो ये बात आपने सबको बता दी। फॉर एग्जांपल मैं एक लेने आया था, मैं ने अपने कॉलेज में सबको बता दिया, तो कॉलेज के सारे लोग अपने परिवार लेके आ गए, तो मेरे पास इतने भी सेब नहीं थे कि चल मैंने मयंक को दी, मयंक के फैमिली को दिया, मयंक के रिश्तेदारों को दिया, मयंक के दोस्तों को दिया, लेकिन उनके फैमिली उनके रिश्तेदार उसके दोस्तों को देना पॉसिबल नहीं था। तो इतनी ज़्यादा वहाँ पे डिमांड बढ़ गई कि वो रेजिस्टेंस ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो रेजिस्टेंस ब्रेक होता है। तो प्राइस टचेज अबव पॉइंट सेलर शॉर्ट सेल एंड मोर इन फियर टिल दे कोलैप्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पे मार्केट में फियर भी बढ़ जाता है, जैसे फियर फैक्टर पे होता है ना कि यार मार्केट यहाँ से इतनी ऊपर आगे गिर सकती है, तो उस वजह से भी मार्केट नीचे जाती है। तो ये फियर फैक्टर भी एक होता है, फियर और ग्रीड। फियर काम करता है जब मार्केट को नीचे गिराना होता है, ग्रीड काम करता है जब मार्केट को ऊपर लेके जाना होता है। ग्रीड मतलब आप समझे, जब नीचे आया था मार्केट सस्ती हो यार खरीद लेता हूँ बहुत फायदा होगा, फायदा 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 फायदा, प्रॉफिट प्रॉफिट चलता है आपके दिमाग में, तो ग्रीड हो जाता है। और ऊपर में आपका चलता है लॉस 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 लॉस, तो फियर हो जाता है, ठीक है। सेलर्स बुक देयर, तो इसमें क्या होता है देखो, आपको याद होगा सबको, हमें रीटेस्ट पे बाय करना चाहिए,
सबको मतलब ये चीज़ किसी ना कभी सुनी होगी, मतलब सब लोग एग्री करें। मुझे बताओ एक बार माइक खोल के, रीटेस्ट वाला कि सबने सुना है ना, रीटेस्ट होता है मार्केट तब जाना चाहिए, है ना? हाँ जी भाई। तो उसके पीछे की साइकोलॉजी कोई बताओ, थोड़ा सोच के, कि क्या लगता है क्या होता है वो रीटेस्ट के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, कि वो क्यों बोलते हैं लोग कि भाई रीटेस्ट होना चाहिए? हाँ नितिन सर, आपको कोई आइडिया हो, किसी को भी कोई आइडिया हो, कोई मैम को भी कोई आइडिया हो, किसी सर को भी कोई आइडिया हो, मतलब शेयर करो जैसे आप क्या सोचते हो इससे रिलेटेड, तो आपका भी दिमाग खुले, मतलब खुले इन द सेंस कि आपका नहीं समझ आता तो वो चीज़ आप सोच पाए उस तरीके से, जो आप आंसर देंगे ना तभी आप अपने दिमाग की एक्सरसाइज करा पाएंगे उस चीज़ उस वे में, कि भाई मैंने सोचा नहीं, आप सोचो थोड़ा सा कि आपको कोई आंसर अगर देना चाहे तो सोच के कि ऐसा क्यों होता होगा, कोई भी बोल सकता है। मैं वही मत हाँ, हाँ जी सर, बोलिए बोलिए। तो मार्केट का पैसा खाने के लिए इस तरह से फेक ब्रेकआउट देके रीटेस्ट के लिए लेके आते हैं। रीटेस्ट के लिए फेक ब्रेकआउट देके रीटेस्ट के लिए लाते हैं। जब लोगों को लगता है कि भी सपोज करो ये सपोर्ट तोड़ दिया उसने, ये रेजिस्टेंस तोड़ दी, हम्म, उनको लगता है कि अब ये लोगों को लगता है ब्रेकआउट होगा, लोग बाई की एंट्री लेते हैं, बट एक्चुअली ये बड़ा इंस्टीट्यूशन क्या करता है, इमीडिएटली आपको वो बायर्स को बाई करवाते हैं और इमीडिएटली वो अच्छी खासी क्वांटिटी को सेल करके और निकल जाते हैं लिक्विडिटी गैप करके। तो मतलब आप कहना चाह रहे हो सेलर्स वेट करते हैं और बाद में सेल करते हैं ना? एग्जैक्टली बायर्स आने का वेट करते हैं और ये रीजन है कि इमीडिएटली वो लोगों को ये लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएंगी, बट एक्चुअल में सेलर का प्लान होता है उनको इमीडिएटली थोड़ा सा ऊपर जाती सेल करने का और मार्केट में लिक्विडिटी ग्रैब करने का। तो आई हैव अ क्वेश्चन, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन वीक टू वीक बनाना चाहिए या बॉडी? एक सेकंड में पूरा क्वेश्चन पढ़ूं, मैं भी बना के भी दिखाऊंगा आपको मैम। वीक टू वीक बनाना चाहिए या बॉडी टू बॉडी, ये डिपेंड करता है आपके कंडीशंस पे कि मूवमेंट कहाँ से आ रही है। और जैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक जो होता है ना जो हम टेम्परेरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो अगर कोई बड़ी विक फॉर्म होती है तो बड़ी विक मार्क कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर होता है कि वहाँ पे लिक्विडिटी थी, मार्केट पहले वहाँ से लेके गई है। लेकिन मैं वो एक बार आपको एग्जांपल में समझाऊंगा, वरना हमने पास्ट क्लास में ये चीज़ डिटेल में भी पढ़ी हुई थी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक क्लास पूरी उसी की थी। लेकिन मैं आज भी ये चीज़ बता दूंगा, मतलब इसमें होता है ना कि आपके पॉइंट्स होते हैं कि कब आपको विक कंसिडर करनी है और कब आपको बॉडी कंसिडर करनी है। ऐसा होता है कि जब आप कोई लाइन ड्रॉ करो या कोई एरिया ड्रॉ करो, तो वहाँ पे मैक्सिमम बार ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पे मैक्सिमम कैंडल्स आ रही हैं जहाँ से वो रिवर्सल पॉइंट आ रहा है। तो आपको बेसिकली रिवर्सल पॉइंट कैच करनी होती है। अगर आपके विक से रिवर्सल पॉइंट आ रहा है, मतलब उस विक के बाद ही पूरा मार्केट रिवर्स हो रहा है, मेजर रिवर्स मतलब रिवर्सल आ रहा है, तो आप उसको कंसिडर करोगे, वरना आप अपनी बॉडी कंसिडर करोगे कि ऐसा लेवल है कि बहुत सारी बॉडी वहाँ बन रही है तब रिवर्सल आ रहा है। मैं एक बार आपको चार्ट में भी दिखा दूंगा अपने, तो जब अभी मैं एग्जाम्पल जब हम तोड़ेंगे, ठीक है मैम। और बाकी किसी और को कुछ चीज़ लगता हूँ, ये रेजिस्टेंस का रीटेस्ट का क्या था? ओके थैंक्स, ठीक है। ठीक है, तो मैं एक बार बताता हूँ कि मैं क्या कह रहा था कि क्या होता है। मयंक, तेरे को बताना है कुछ, कह रहा था कुछ? भाई ट्राई मुझे कर। लगता है जब एकदम बॉटम पे आ जाते हैं प्राइस, फिर लगता है कि बहुत नीचे आ चुकी है, अब ऊपर को ले जाओ, लेकिन वो एकदम ही नहीं ला पाते, ज़्यादा ऊपर नहीं ला पाते, फिर से नीचे आ जाती है। फिर इसका ये मतलब कंसिक्यूटिव। ऐसे रेजिस्टेंस मतलब ये रीटेस्ट होता है ना, हुँ, तो सब लोग ये क्यों कहते हैं रीटेस्ट पे बाय कर लो? तो रि क्योंकि वहाँ पे सबसे लोएस्ट होगा, ये क्योंकि ये एक तो रीटेस्ट है जो मैंने मार्क किया, किसी को अगर समझ नहीं आ रहा ना, तो मैं बता दूं पहले कि ये रीटेस्ट वाला पॉइंट है, ये मार्केट ने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को, एक सेकंड कहाँ पर देखो, इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे वापस टच किया और फिर ऊपर गई। एक्चुअली क्या था, जो रीटेस्ट के लिए आता है तब और नए बाय आने स्टार्ट हो जाते हैं और वो बेस बन जाता है अब एक मैं तरह बताऊँ से सर धीरे इसके धीरे पीछे स्ट्रॉन्ग। की साइकोलॉजी, मतलब जो मैंने समझी, हाँ मैंने कहीं कहीं से देख देख के लिखा, मुझे याद नहीं मैंने कहाँ से लिखा था, समझा था, बहुत पुराने नोट्स होते हैं मेरे। तो ये चीज़ थी कि इसमें क्या होता है ना, कि यहाँ पे क्या होता है, आप ये चीज़ समझना कि अगर यहाँ पे मैं समझता कि आपको यहाँ पे रोक कौन है, सब लोग ये चीज़ ध्यान से देखना, ये बहुत आपको हेल्प करेगी मार्केट को समझने में, मतलब एक नज़रिया देगी मार्केट को समझने का। एक सेकंड में गंदी ट्रेंड अपनी सीधी लाइन बन जाएगी, बन जाए मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऊपर जाने से कौन रोक रहा है? एक ही फोर्स रोक रहा है ना, और वो कौन है? सेलर्स। सेलर्स रोक रहे हैं ना। तो सेलर्स का यहाँ पे मतलब सेलर्स, एक सेकंड को पूरा हट गया, मैं फिर से बताता हूँ। सेलर्स कब हटेंगे मार्केट से? हमें जब बाय करना है तो इसका मतलब है सेलर्स हटने चाहिए मार्केट से, है ना? सब लोग एग्री कर रहे हैं, सेलर्स का बड़ा फोर्स है। तो सेलर्स हटने के लिए सेलर्स को क्या करना है? सेलर्स को अपना ट्रेड बंद करना है, अपना लॉस बुक करना पड़ेगा सेलर ने। फॉर एग्जांपल आप सेलर हो, मयंक सेलर है ना? तो मयंक ये सोच कि किसी ने अगर इस पॉइंट से सेल किया हुआ है ना, मार्केट को नीचे ले जा रहा है ना, तो अगर इस पॉइंट पे है ना,
उसको अपनी ट्रेड बंद करनी पड़ेगी, अपना लॉस बुक करना पड़ेगा, तभी तो मार्केट मतलब ऊपर जा पाएगी। जब कोई सेल नहीं कर रहा होगा, मतलब हमारे अगेंस्ट में सेल के ऑर्डर्स नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे यही होता है कि जब सेलर्स अपना लॉस बुक करते हैं ना, तो मार्केट रीटेस्ट करने आती है। जब सेलर्स लॉस बुक करते हैं ना अपनी क्वांटिटी सेल करके लॉस बुक कर देते हैं, तो मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करने आती है। तो इस रीटेस्ट का मतलब ये होता है कि सेलर्स यहाँ से जा चुके हैं, सेलर्स ने अपना लॉस बुक कर दिया और वो यहाँ से निकल गए। तो इस रीटेस्ट का मतलब ये होता है, मतलब आपका रीटेस्ट के बिना और रीटेस्ट के बाद में ये फ़र्क होता है कि आप इससे पता लगा सकते हो कि सेलर्स है कि नहीं मार्केट में। अगर मार्केट सीधा यहाँ से, एक बात समझो, अगर मार्केट यहाँ से सीधा जा रही है, सीधा ही ऊपर ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब है या तो सेलर्स अपना लॉस बुक कराते जा रहे हैं, उसने पोजीशन बुक नहीं कराई। लेकिन क्या पता, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सेलर्स होल्ड कर रहे हैं, लिक्विडिटी का वेट कर रहे हैं, ताकि वो और सेल करके मार्केट को नीचे ले जा पाए, है ना। तो इसलिए हम वेट करते हैं, तो ताकि हमारे सामने हम रीटेस्ट का वेट इसलिए करते हैं। रीटेस्ट का कॉन्सेप्ट ही है कि यहाँ पे सेलर्स ने अपना प्रॉफिट या लॉस, अपना मतलब लॉस ही बुक किया है, क्योंकि मार्केट तो उनके लेवल से ऊपर आ गई है। जब वो लॉस बुक करते हैं ना अपना, तो लॉस बुक करने की वजह से मार्केट टेम्परेरी नीचे आएगी, ठीक है। टेम्परेरी जब मार्केट नीचे आती है, इसका मतलब वो लगभग उसी लेवल पे आती है जहाँ पे उसको रीटेस्ट करना होता है, क्योंकि सेलर्स अपना लॉस ज़्यादा तो नहीं कराएंगे ना, कि बहुत ऊपर यहाँ पे जाके कोई सेलर बुक करे अपना लॉस यहाँ पे नहीं। उसको तो जितना मैक्सिमम लॉस वो झेल सकता है, क्योंकि उनकी तो बड़ी क्वांटिटी है। अगर कोई यहाँ मार्केट रीटेस्ट कर रही है, तो इसका मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी लेके बैठा हुआ है, तो इसलिए अपना वहाँ पे यहाँ पे अपना लॉस बुक कर लेगा। लॉस बुक मतलब सब समझ रहे हैं, मतलब अपनी ट्रेड एग्जिट करता है। जब वो ट्रेड एग्जिट करता है, लॉस अपना बुक करता है, तो यहाँ से मार्केट करेक्शन लेती है थोड़ा सा, और वो करेक्शन यही लेती है तो मार्केट उस वाले पॉइंट के या उस वाले पॉइंट के आसपास से जाती है। तो इसका मतलब ये, एक सेकंड बस मुझे, चलो कट गई कॉल, कोई नहीं। तो वही चीज़ था, ये लोग एक बार मैं इसको अपने वाले चार्ट में दिखाता हूँ, इसके पीछे की साइकोलॉजी। Sellers booked their loss, so market came down to retest. Buyer win, seller quit. तो इस पॉइंट पे क्या होता है, सब लोगों को अगर ड्राइंग दिख रही हो, तो इस पॉइंट पे जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, तो यहाँ पे बायर्स विन कर जाते हैं और सेलर क्विट कर देते हैं। तो सेलर्स की क्विट प्रॉपर हम कब मानेंगे, क्यों हार मानेंगे, जब जब वो लोग अपनी ट्रेड्स बंद कर देते हैं। इसका मतलब होता है कि जब सेलर्स अपनी ट्रेड बंद करते हैं, तो जब यहाँ पे वो अपना लॉस बुक कर लेते हैं ना, इसका मतलब है कि उन्होंने अपना लॉस बुक कर लिया है, वो मार्केट ने रीटेस्ट कर लिया है। रीटेस्ट कर लिया मतलब लॉस बुक। तो हम चाह रहे हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, अगर किसी को नहीं समझ आया, किस किस को नहीं समझ आया, एक बार थोड़ा सा बताओ, फिर मैं एक एग्जांपल तभी बताऊंगा, नहीं बता पाऊंगा। बताओ बताओ। भाई मुझे हाँ ठीक है, अपनी सिचुएशन लेके चलना, अपनी, ठीक है, मैं एग्री करना मेरे साथ, ठीक है मैं भाई, कि आपने यहाँ पे सेल किया है, ठीक है। हाँ हाँ बोलो मेरे साथ, थोड़ा हाँ बोलो, मुझे पता चलेगा कि हाँ आप एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हाँ बिल्कुल। हो। ठीक है, आपने सेल किया, अब मार्केट यहाँ से नीचे गई है ना, फिर ऊपर आ गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर आ गई, आप बड़ा प्रॉफिट लेने के लिए बैठे हो, फिर ऊपर आ गई, फिर ऊपर आ गई, अब मार्केट यहाँ से ऊपर चलेगी, तो आप क्या चाहोगे, अब आपकी क्या होगी। पहले तो आप चाह रहे थे भाई ये इस वाले पॉइंट पे कि भाई प्रॉफिट हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, ज़्यादा प्रॉफिट लेके निकलूंगा, बड़ा प्रॉफिट निकलूंगा, और बड़ा प्रॉफिट चाहिए। लेकिन जैसे ही आपकी लॉस में जाती है, तो आपका तुरंत माइंडसेट क्या होता है, तुरंत क्या होता है, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, बताओ, सोचो सोचो, बताओ थोड़ा सा, कि सबसे पहले जैसे ही मार्केट आपके अपोजिट जाती है, तो क्या होता है, प्राइस आपके हिसाब से कहाँ आना चाहिए, जैसे ही मार्केट अपोजिट जाती है, तो आपको लग रहा है कि अब यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, बताओ, सोचो सोचो, मन की बात बताओ, मन में क्या आता है पहले। कि वापस वापस ब्रेक इवन पे आ जाए। है ना सर, सबसे पहले ख्याल ये आता है कि मार्केट बस ब्रेक इवन आ जाए, मैं एग्जिट करके भाग लूँ, अपना बोरिया बिस्तर उठा के भाग लूँ, है ना। एग्जैक्टली। तो जब बोरिया बिस्तर आपको उठा के भागना है, तो आप ब्रेक इवन का वेट करोगे, है ना। और जब ब्रेक इवन पे आएगा मार्केट, तो हाई चांसेस जितने भी लोगों ने यहाँ पे सेल करा हुआ था, वो एग्जिट लेना चाहेंगे, उनको एक सेकंड चांस मिल गया लाइफ में। तो लाइफ में सेकंड चांस सबको नहीं मिलता, ऐसे ट्रेडिंग में भी सेकंड चांस बहुत कम मिलता है लोगों को। तो जब उनको सेकंड चांस मिलेगा, तो सब लोग अपना लॉस बुक करके या फिर अपनी ट्रेड क्लोज करके निकलना चाहेंगे, तो वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तो यहाँ से हाई चांस बनता है, मतलब साइकोलॉजी के हिसाब से, फंडामेंटल और टेक्निकल के हिसाब से, कि आपका मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ये इसके पीछे का लॉजिक था। आप सबको समझ आया। हाँ मैं प्रिंस भाई। मैं क्लियर, हाँ यश भाई क्लियर, चलो बढ़िया, मैं क्लियर, हाँ जी भाई। पक्का क्लियर ना। हाँ मतलब अपने हिसाब से सोचो कि आपकी जब ट्रेड लॉस में जा रही हो, तो आप सिर्फ पकड़ के यही बोलोगे ना भगवान से, भगवान प्लीज ब्रेक इवन लेके आ जा, प्लीज यार, ना ब्रेक इवन ले आया, ना प्रॉफिट ना लॉस, एक गलती होगी माफ कर दे, ऐसे करके दिमाग में यही चीज मैं तो छोड़ के ही भाग जाता हूँ और ज्यादा लॉस ना हो। वो भी है, लेकिन सबसे मतलब पहले तो आप ये कह रहे हो कि फर्स्ट टाइम जो मार्केट ऊपर गई थी, लोगों ने अपने एक्सेप्ट कर लिया, और कुछ लोगों जिन लोगों ने और जिन लोगों ने नेक्स्ट में अभी तक वो होल्ड करके रखा हुआ था, वो जब रीटेस्ट कर रहे हैं, तब प्रॉपर्ली जो बच्चे को सेल थे वो भी निकल गए।
नहीं नहीं, मैं बताऊँ सर, जैसे कि अगर आप अपना एग्जांपल लेके चलो सर, किसी का भी एग्जांपल लेके चलो, तो सब लोग वैसे ही काम करते हैं। अगर आपका यहाँ पे फीलिंग आ रही थी कि आपको और बड़ा प्रॉफिट चाहिए और बड़ा प्रॉफिट चाहिए, आपने नहीं करा, तो जैसे ही मार्केट बहुत दूर से रीटेस्ट नहीं करेगी सर, मार्केट आपने देखा होगा रीटेस्ट करती है तो पास से ही कुछ ना कुछ पैटर्न बना के, तो यहाँ पे क्या रहती है, जब इतना मार्केट जाती है ना, तो लोगों की होप रहती है क्या पता मार्केट, मतलब वो लोग वेट करते हैं। लोग ज्यादातर प्रॉफिट बुक अपना लॉस में ही कराते हैं, वो यहाँ पे कहीं करेंगे जहाँ को उनको लगेगा कि मार्केट वापस नहीं आ पाएगी। लेकिन बहुत लोग जो मार्केट में टिके हुए हैं, क्योंकि इतना बड़ा मूव जो लोग दे रहे हैं, जो मार्केट को एज अ रेजिस्टेंस या सपोर्ट होल्ड करा पा रहे हैं, वो बड़े लोग हो गए जिनके पास बड़े फंड्स हैं। तो बड़े फंड्स वाले लोग हैं तो उनको एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, तो उनको पता है कि मार्केट अगर सेकंड चांस दे दी रीटेस्ट का, तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए ज़्यादातर ये होता है कि रीटेस्ट पे वो लोग अपना प्रॉफिट या लॉस बुक करके निकल जाते हैं अपना। तो इसलिए वहाँ पे हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि हम जब मार्केट रीटेस्ट करें तो वहाँ से बाय करें, ये चीज़। ओके। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ज़्यादातर लोगों ने अपनी सेल की पोजीशन को क्लोज़ नहीं करते हैं, बहुत लोग नहीं करते। आप नहीं करोगे, मैं नहीं करूँगा, बहुत लोग नहीं करेंगे। उनको एक होप रहती है, चाहे झूठी होप हो, लेकिन ऐसा होता है ना मन में कि यार मार्केट तो यार अभी नीचे ही थी। जैसे इस वाले चार्ट में देखो, ये बिल्कुल बॉटम पे रेजिस्टेंस बन रहा है। तो ये लगेगा कि यार रेजिस्टेंस तो यार टॉप पे बनता है यार, मार्केट इतना थोड़ा-सा ही तो ऊपर आई है, क्या पता फिर नीचे चली जाए और एक नया बॉटम बनाने। ऐसा मतलब ऐसी कुछ साइकोलॉजी रहती है। तो इसलिए हमें रीटेस्ट पे बाय करना चाहिए। नहीं मतलब एक साइकोलॉजी थी जिसको हमने कवर कर लिया, बाकी हम चार्ट में देखते हैं। ठीक है। और चीप प्राइस की एवरी टाइम प्राइस टचेस द रेजिस्टेंस इट गेट्स वीकर एंड ड्रॉ एटलीस्ट। हाँ, तो यहाँ पे मेरी पॉइंट था और कि आप एक चीज़ देखे चलो, जैसे एक लड़ाई हो रही है, किसने वो देखी लॉर्ड्स ऑफ द रिंग, अगर नहीं देखी मतलब उसमें एक एग्जांपल होता है कि एक दरवाजा होता है बहुत बड़ा, लॉर्ड्स ऑफ द रिंग में एक मूवी है करके, आप मतलब अपने हिसाब से इमेजिन करो एक दरवाजा है और आप और मैं एक बड़ा सा एक हैमर लेके उस पर मार रहे हैं। ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि जितना मैं उसको मारूंगा, क्या वो उतना स्ट्रांग होता जाएगा? कोई एग्री करा है मेरी बात से? नहीं, वीक है ना? होता जाएगा। और वीक होता रहेगा और उसमें दरारें आएंगी और उसमें क्रैक्स आएंगे और उसमें ओपनिंग मिलेगी। तो ऐसा सेम इसी के साथ होता है कि अगर बार बार मैं जाके अपने रेजिस्टेंस के ऊपर अपना सिर मारता हूँ कि भाई हटना यार, रास्ते से हटना, ऐसे ऐसे कर करके बार 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 ऐसे करके, एक बार गया हटना, नहीं हटा, एक बार गया हटना, तो वो वीक होता रहेगा, वीक होता रहेगा, वीक होता रहेगा, वीक होता रहेगा, और फिर एक बार वो टूट ही जाएगा कि भाई आई क्विट, जॉब मैं नहीं कर रहा, किसी और को पकड़ भाई। तो ऐसा करके उसने क्विट कर दिया। तो यही चीज़ मतलब इस साइकोलॉजी आप दिमाग में आप सोच के चलो, जिसको नहीं समझता, मतलब जिसको नहीं समझता वो कॉन्सेप्ट वगैरह, थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसा होता है कि सब लोग ना अपनी चीज़ों से रिलेट करते हैं। जैसे आपको कुछ और चीज़ समझ आ रही है, आपको प्योर टेक्निकल नहीं समझ आ रहा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो आपने अपने घर की दीवार से, अपने घर के फ्लोर से रिलेट कर लिया, किसी ने अपने दरवाजे से रिलेट कर लिया कि भाई मैं जब दरवाज़ा खोलूंगा इसका मतलब कि रेजिस्टेंस टूट है, वरना दरवाज़ा बंद है मतलब रेजिस्टेंस है। ठीक है। और ऐसे किसी ने किसी चीज़ से ऐसे अपने आप कंपेयर करो कि अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं करता तो आप अपने डेली लाइफ में वो चीज़ें कंपेयर करो कि भाई क्या होता है डेली लाइफ में, ऐसे करके क्या कौन सा कॉन्सेप्ट आपके साथ रिलेट हो जाए, है ना? तो फिर हम देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रोल रिवर्सल। अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि आपने वो ऐड देखी होगी, अगर आप सब ना यूट्यूब पर वीडियो देखते होंगे, चाहे हमारी वाली भी देखते हो कभी कभी, तो एक बंदा आता है, एक फर्जी सा बंदा आता है कोट पैंट पहन के और बड़ी गंदी से एक्टिंग करता है कि अ, कि टेक्निकल हमेशा काम नहीं करते ना, कभी सपोर्ट आपका रेजिस्टेंस बन जाता है, कभी रेजिस्टेंस सपोर्ट। आपने मतलब किस किसने वो ऐड देखा है? एक बंदा आता है हाँ भाई, मैंने देखा है भाई। मैंने यही देखा बात, है प्रिंस भैया। यही बात बोलते हैं ना मैं कि मुझे बड़ी गुस्सा आती है उस है बंदे ना, पे भाई। कि टेक्निकल काम नहीं करता आपका, सपोर्ट हाँ बिकम हाँ हाँ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। हाँ वो हाँ, देखा है, बिल्कुल वो एक देखा है कॉन्सेप्ट भाई, होता है, बहुत बार देखा है। वो एक कॉन्सेप्ट होता है, वो उस चीज का फायदा उठा रहा है, उस जनता को टारगेट कर रहा है जिसको इसके बारे में नहीं पता, जो मतलब अवेयर नहीं है। तो उसको क्या लगेगा, हाँ भाई इसने सही बोला यार, मेरा रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन जाता है, इसका मतलब कि भाई ट्रेडिंग के टेक्निकल्स काम नहीं करते, मुझे उल्लू बनाया जा रहा है, माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है वो वाला ऐसा हो जाता है कि भाई मेरे को उल्लू बना रहे सब लोग। तो वो चीज़ अगर हमें पता है तो हम उस चीज़ से बचेंगे। ऐसे बहुत मतलब लोग फ्रॉड करते हैं इस चीज़ पे कि हमें जो चीज़ नहीं पता, तो हम उसको अब पढ़ने वाले हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रोल रिवर्सल। अगर किसी ने पहली क्लास ली हो जिसमें हमने देखा था, जिसमें मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाए थे हायर हाई और हायर लोज के बेसिस पे, तो हमने वहां पे देखा था, तो एक कॉन्सेप्ट है इसमें शायद हम डिस्कस करेंगे ना, लेकिन पहले हमने डिस्कस किया है। हम ये देखते थे कि यहाँ पे जो लेवल्स बने ना, उसी लेवल पे ज्यादातर मार्केट वापस भी नीचे भी उसी लेवल से आती थी, ऐसे करके। तो वही जो स्टेप्स होती थी ना, वही स्टेप्स आपके काम आती थी। फिर यहाँ हाँ, से स्टेप्स बना के काम आते हाँ, तो ये चीज़ अब यहाँ पे बन गया, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, तो ऐसे करके चली गई, तो वो चीज़ें काम आ रही। तो वही उसका रोल रिवर्सल ऐसी मतलब कॉन्सेप्ट है, मैं बिल्कुल ईजी में बताया, मैं वैसे बताता हूँ क्या क्या लिखा है इसमें। A key concept of technical analysis is that when a resistance or a support level is broken, its role is reversed. If the price acts below, if a price, क्या लिखा है उर्दू में
इफ अ प्राइस एक्ट्स फैक्ट्स, क्या लिखना चाहता था मैं यहाँ पे, द प्राइस एक्ट्स बिलो अ सपोर्ट लेवल and that level will be become resistance. If the resistance rises above a resistance, a price, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, इसमें लिखना चाहता था मैं, if the price falls below a support level, that level become resistance. मतलब अगर किसी सपोर्ट से प्राइस नीचे चला जाता है, सपोर्ट मतलब आपका ये सपोर्ट जो प्राइस को ऐसे ऊपर भेजता है बार-बार, है ना, अगर इससे नीचे चला जाता है तो फिर ऐसा जो सपोर्ट है ना आपका नियरेस्ट जो सपोर्ट था स्ट्रॉन्ग वो फिर रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ठीक है, इसका पॉइंट का मतलब ये था ना, वो अपना रोल रिवर्स कर लेता है। मतलब ऐसा होता है ना कभी-कभी, जैसे हमारे मम्मी-पापा होते हैं, है ना? तो मम्मी फॉर एग्जांपल जैसे मेरे घर में मेरी मम्मी खाना बनाती हैं, ठीक है? तो कभी-कभी अगर मम्मी मान लो कहीं घूमने चले गए या मम्मी कहीं चले गए, है ना? तो उस दिन रोल रिवर्स होता है क्या? पापा खाना बनाएँगे। तो ये रोल रिवर्सल इसमें भी होता है कि जैसे ही सपोर्ट आपका ब्रेक हो जाए, है ना? तो वैसे ही यहाँ पे क्या था, वैसे यहाँ पे क्या होता है, सपोर्ट का रेजिस्टेंस, हाँ, रेजिस्टेंस बन जाता मैं है। एग्जांपल में हो गया कि मेरे पापा अच्छा नहीं बनाते ना खाना। बाकी concept it is a role is reverse if the price rises above the resistance level it will often become support level। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर चल जाए ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे जैसे इसका प्राइस इसके ऊपर ब्रेक करती है तो ये एज अ सपोर्ट काम करने लगता है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल आपका घर है ना, आपका घर है, अब अपने घर की दीवार तोड़ के, ठीक है, ऊपर चले जाना, दीवार तोड़ के ऊपर चले जाओगे तो फिर तो आपका सपोर्ट हो गया। अब यहाँ से आप कूद के दूसरी दीवार तोड़ सकते हो, मतलब कोई ये चीज़ करना नहीं, वैसे करोगे तो मतलब दीवार तो नहीं टूटेगी, सीढ़ी टूटेगा ना लेकिन वो कॉन्सेप्ट समझ गए आप लोग कि वो कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है। अभी हम चार्ट में भी देखेंगे, मैं अपने चार्ट में दिखाऊंगा आपको, जो मैंने एरियाज मार्क करे हुए कि कैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम भी करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम भी करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपसे उसने झूठ बोल दिया मार्केट में, उसने धोखा कर दिया कि नहीं भाई तू तो रेजिस्टेंस था, तू अब आज भाई तू अपना वो क्या कहते हैं जो बंदे कहते हैं दोगला, हाँ, तो दोगलापंती कर रहा है यार, तू तो गलत है यार, तो मैं यार तू दोस्त नहीं मेरा एक तरह से कट्टी मेरी, ये सब नहीं होता भाई वो ऐसा नहीं है। मतलब दोनों काम करता है, मतलब एक लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल, मतलब एक समझो आप सोचो कि अगर दीवार है ना, वो आपके सिर के ऊपर हो या सिर के नीचे, काम तो वो स्ट्रॉन्ग का ही रहेगी ना, कि स्ट्रॉन्ग नहीं वहाँ पे डटी रहेगी, या वो आपके पैरों के नीचे हो या सिर के ऊपर हो। तो ये चीज़ एग्जांपल होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे रिवर्स होते हैं। एज द प्राइस मूव्स past a level of support or resistance, it is through the supply and demand has shifted and increased the level to reverse it। हाँ, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई सपोर्ट है रेजिस्टेंस रिवर्स क्यों करता है, अगर मैं ना बताऊँ ना तो अब रीजन तभी पूछ करो भाई रिवर्स कर क्यों रहे हैं। तो इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, एक तो हो गया कि चलो प्राइस उसके ऊपर चला गया तो वो एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है, लेकिन क्यों ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ से 1000 रुपये प्राइस था गोल्ड का, 1000 रुपया, 100 1000 रुपया, 1000 रुपीस, 1000 USD, और फिर मार्केट यहाँ से क्या गई 1200 या मान लो 1500 का लेवल मार्केट ने क्रॉस कर दिया, है ना। तो 1500 पे अब हमें लग रहा है कि जब ये लेवल क्रॉस नहीं हुआ था ना, इससे पहले हमने क्या किया था, मार्केट 15 पे जा रही थी, बहुत लोग बेच रहे थे, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर उन लोगों ने बेचा, फिर गई उन लोगों ने फिर बेचा, लेकिन एक बार क्या हुआ कि डिमांड इतनी बढ़ गई कि मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, और मार्केट कहाँ पे चली गई, सोचो मार्केट गई थी सीधा 1800 पे। ठीक है, तो जब 1800 पे मार्केट गई तो खुद सोचो, एक बार खुद सोचो, दिमाग लगाओ, आप अपना एग्जांपल देखो और किसी का एग्जांपल मत देखो, कि जिसको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा ना वो अपना एग्जांपल लेके। आप एक बात समझो, गोल्ड सबको पसंद होगा, फॉर एग्जांपल मान लो थोड़ी देर के लिए पसंद कर लो, नहीं भी पसंद तो गोल्ड अच्छी चीज़ है यार, गोल्डन गोल्डन लगती है। ठीक है, 1000 रुपये का गोल्ड आपको मिल रहा था, ठीक है, अभी मिल रहा है, मैं आपको 1000 रुपये का दे रहा हूँ, ठीक है, मेरे साथ एक बंदा आ जाओ, उसको एग्जांपल समझ आएगा तो सबको समझ आ जाएगा। कोई है भी इंपॉर्टेंट मतलब सॉरी अभी अभी है कोई अवेलेबल, बताओ, माइक खोलो अपना। हाँ भाई है, बोलो हाँ ठीक है, बोलो तो बोलो। हाँ तो मुझे एक बात बताओ, मैं ठीक है आपको 1000 रुपये गोल्ड दे रहा हूँ, ठीक है, 1000 ठीक है आपका भाई, कितना स्टार्टिंग प्राइस, केजी? 1000 मतलब 1000 रुपये केजी दे रहा हूँ मान लो फॉर एग्जाम्पल, है ना। हाँ, 1000 रुपये ठीक वैसे 10 ठीक। ग्राम का दे रहा हूँ, नहीं 10 ग्राम अभी और भी महंगा है, एक चलो कोई नहीं, अरे भाई एग्जाम्पल बहुत में ले रहे महंगा हैं, है। एग्जाम्पल में ले रहे हैं, 1000 रुपये का गोल्ड बिक रहा है, चलो कोई नहीं। ठीक है, हाँ तो 1000 रुपये का स्टार्टिंग में गोल्ड बिक ठीक रहा है, है। तो सब लोग ले लेंगे भाई, नई चीज़ आई मार्केट में ना, आपने ले लिया, ठीक है, हाँ और फिर आपने देखा भाई आपने 1000 का खरीदा और यहाँ पे 1500 का लेवल है ना, तो कितना हो गया आपके इन्वेस्टमेंट का, कितना गुना हो गया, 3 गुना 5 गुना। हाँ तो सोच लो, 1.5 गुना हो गया। 1.5 गुना बढ़ेगा। मतलब पचास हाँ परसेंट बढ़ गया ना। हाँ तो अगर आप बताओ 50%। 1500 रुपये हो गए हैं, तो आप मुझे बताओ कोई भी एग्री कर रहा है कि नहीं, अगर आपने कोई चीज़ 1000 में खरीदी,
नई नई कोई चीज़ है हज़ार की मैं आपने खरीद लिया और 1500 की हो गई, तो आप सोचो ना भाई 50% बढ़ गई, मुझे बेच देना चाहिए भाई, हमारा दिमाग तो ऐसे चलता है भाई, इतना प्रॉफिट हो गया हाँ तो क्या भरोसा है ना, और आपने बेच दिया, मार्केट बिल्कुल नीचे आ गई, आप खुश हो गए भाई, अच्छा हो मैंने बेच दिया अच्छा हुआ है ना, और फिर क्या हुआ यहाँ पे कुछ लोग बैठे थे जिन्होंने देखा, मान लो मयंक भाई जो बोल रहे हैं उन्होंने, ठीक है, अब मयंक ने देखा फिर मार्केट अभी आ गई 1200 पे, 1200 लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे, 1200 पे आ गई, तो लोग सोचेगा भाई मार्केट वैसे भी 1500 गई तो है ना, मैं 1200 पे खरीद के 300 का फायदा कर दूं यार, क्योंकि 1000 वाले ने 500 कमाया, तो अब बंदों को जलन होती है, फोमो होता है, बहुत कुछ होता है, क्या रहते पैसा बना सकता हूँ एग्जैक्टली अब। मैं यही बात बोलने वाला था कि रेजिस्टेंट हमेशा फोमो मार्क करता है. हम्म, पीपल हु आर इनटू फोमो दे मेक एनी रेजिस्टेंट into support and support into resistance. हम्म, तो Half ये of the market drive from a FOMO. तो सर ने वही सही बात की कि 1500 से फिर कोई बंदा अब जैसे मयंक ने भी देखा भाई 1500 प्रॉफिट बुक किया है किसी और ने, उसने भी 1500 पे 300 का प्रॉफिट बुक कर दिया, अब मयंक को देख के और लोगों ने सोचा कि भाई मैं भी यही काम करता हूँ, अब इस चीज़ को करते करते बहुत ज़्यादा लोगों को ये स्कीम पता चल गई कि भाई सब लोग ही पैसा कमाना चाह रहे थे, है ना, तो उस टाइम क्या होगा कि मार्केट क्या करेगी, इसको ब्रेक कर देगी, और ब्रेक करके ऊपर चलेगी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1900, अब लोग क्या सोचेंगे, अब पता है क्या लोग सोचेंगे, 1900 चली जाएगी मार्केट, सीधा नहीं जाएगी, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऐसे करके चली गई 1900, है ना, तो जब 1900, अब यहाँ से मैं एक नया चार्ट बनाता हूँ, 1000 से मार्केट गई 1900, ठीक है, यहाँ पे भी 1500 का लेवल है, अब 1900 चली गई, तो मयंक के दिमाग में, कोई भी बंदा जो यहाँ बैठा है उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आएगा, प्रैक्टिकल ख्याल क्या आएगा बताओ, भाई मार्केट बहुत ऊपर चली गई, अब मार्केट नीचे आएगी। ये प्रैक्टिकल 1500 बात, पे ये तो दिल फिर की बात नहीं खरीदना करी था। तुमने, ये तो तुमने सोच समझ के बोला है, वो मयंक वाले का का थोड़ा सा पैसा निकाल लेता हूँ, यूज कर लेता हूँ, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ. हाँ नहीं, जैसे देखो, जैसे जैसे मेरे को पता नहीं होता तो मैं ये सोचता कि मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ से चलो थोड़ी सी और ऊपर जाएगी तो मैं बाय ट्रेड ले लेता हूँ यहाँ से। नहीं 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 समझे नहीं, अभी सेंटीमेंट देखो, आपके सामने की बात है, आपके साथ के हम 100 लोग हैं फॉर एग्जांपल, हम 10 लोग हैं, है ना, तो हम में से 7-8 लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 1000 से बाई किया और 1200 के लेवल से बाई किया, है ना, और सबने मस्त प्रॉफिट कमाया, ठीक है, तो अब आपको भी प्रॉफिट कमाना था, लेकिन आपके सामने मार्केट कहाँ चली गई, सीधा 1900, तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्या पता है क्या आएगा, आप कोई भी कि कोई काश और पैसे डाल लेता मैं. नहीं, आप आपकी सबकी ट्रेड खत्म, वो तो आएगा, वो पैसे वाला ख्याल आएगा, लेकिन उससे मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना सर, मार्केट में फ़र्क कब पड़ेगा, अगर बाई चांस मार्केट, आप क्या सोचोगे बस अब चल 1000 तो जाएगी नहीं, मार्केट 1500 पे आ जाए, 1900 गई है, 1500 पे वापस आ जाएगी तो मैं वापस खरीदूंगा और 1900 पे बेच दूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि कितने लोगों ने यहाँ प्रॉफिट कमा लिया बाय करके सेल करके, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट रोज वाले यानी होल्डिंग वाले मूव नहीं कराते, होल्ड वाले मूव कराते हैं लॉन्ग टर्म, लेकिन जो लोग बेच रहे हैं सेल कर रहे हैं वो लोग ज़्यादा मार्केट मूव करेंगे ना, तो आप लोग क्या सोचोगे, सबसे पहले आपके मन में ख्याल आता है कि भाई अब मार्केट 1900 चलेगी, अब यहाँ से एक बार बस मार्केट वापस थोड़ा सा नीचे आ जाए, तो मार्केट फॉर एग्जांपल 1500 पे आएगी, तो आप लोगों को ये लगेगा कि भाई 1500 पे आ गई, चलो अब मैं वापस इसमें बाय कर लेता हूँ, बहुत मुश्किल से 1500 पे आई है, 1500 पे आएगी, तो आप सोचोगे कि 1500 में फिर से बाय करें, कि ताकि 1900 फिर मार्केट गई, ठीक है, फिर 1900 पे आप सबने वही 300-400 का प्रॉफिट लेके सेल कर दिया, क्योंकि आपकी सबकी मेंटेलिटी है, तो ये चीज़ इसका करके ना, तो ये ऐसा, इसका मतलब ये समझाना चाहता हूँ कि सपोर्ट जो हमारा रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस वो सपोर्ट कैसे बनता है, ये मैं बताना चाहता हूँ, मतलब समझ आया ये वाला पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे प्रॉफिट बुक करा हमने और कैसे समझ बुक गया। किया ना, कि जब हम 1000 रुपये से खरीद के आ रहे थे, 1000 रुपये पे हमने एक बार 1500 में बेच दिया, है ना, फिर हमें ये प्रॉफिट देखा सबने, जब मार्केट नीचे आ रही थी सबको लगा कि चल अब 1000 तो नहीं जाएगी, 1200 पे गई, तो उसने भी यही किया कि चल हम 500 रुपये नहीं कमाते, हम 300 कमा लेते, 1200 से 1500 में बेचा, तो ये स्कीम सबको पता चल गई, तो सबने 1200 से 15 बेचते हुए 1200 खरीदा, 1500 बेचा, 1200 खरीदा, 1500 बेचा, लेकिन एक टाइम पे हमारे सारे रिश्तेदार पूरे न्यूज़ में किसी ने बोल दिया भाई 1200-1500 करके लोगों ने करोड़ रुपया छाप लिया, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हो रहा है, इतने ज़्यादा लोग आ गए कि मार्केट ऊपर चले गई काफ़ी, तो अब यहाँ से सबको प्रैक्टिकली लग रहा है, जो कि नॉर्मल बात है यार, हमें पता है कि गोल्ड ऑलमोस्ट डबल हो गया, तो हमें पता है गोल्ड अगर डबल हो गया तो एकदम से नीचे तो नहीं आएगा, हम तो सोचेंगे बस थोड़ा नीचे आ जाए उसके बाद ही ऊपर चले जाए बेच, अगर यहाँ पे 1900 पे पहुंच गया है, 2000 पे फॉर एग्जाम्पल 2000 पे पहुंचा, रियलिस्टिक लेते हैं 2000 पे पहुंच गया, डबल हो गया मार्केट, है ना, तो आप ये नहीं सोचोगे कि मार्केट वापस 1000 पे आ जाए, है ना, आप सोचोगे थोड़ा सा नीचे आ जाए, बस जहाँ से ऊपर आई कहीं ना कहीं आ जाए, तो मार्केट अगर बाई चांस यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे पहले थी 1500 वाले, जो कि हाई चांस है वहीं पे आके थकेगी तो वहीं पे रेस्ट करेगी ना, उसका रेस्टिंग पॉइंट ही वही है, तो यहाँ पे
इसने अगर यहाँ पे रेस्ट किया 1500 को, तो आप यहाँ पे तुरंत खरीद लो। यहाँ पे आप सब बिल्कुल रेडी बैठे हो कि आपको भी एक बार फिर से एक बार आपका नशा लग गया प्रॉफिट का, या जिसने देखा ये प्रॉफिट होते हुए उसने नहीं करा तो वो फिर से बाय करेगा, और फिर वो ऊपर 300-400 का प्रॉफिट लेके सेल कर देगा, फिर बाय कर देगा, फिर सेल कर देगा। तो ये चीज़ चलती रहती है। फिर यहाँ से बहुत सारे बाहर हो जाएंगे, फिर इसको ब्रेक करते हैं, है ना, या फिर कुछ हो जाएगा, न्यूज़ आ गई या कुछ ऐसा आ गया जिसको सब लोग कि भाई अब सेल होगी मार्केट, ऐसा कुछ न्यूज़ आ गई वगैरह वगैरह करके, तो फिर सिंपल सेल होगी, बहुत नीचे चलेगी, फिर डाउन ट्रेंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये जब समझ रहे थे कि कैसे हमारा जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट की तरफ वर्क करता है। यहाँ पे हमारा वही सेम, सब लोगों ने खरीदा खरीदा खरीदा, फिर एकदम से ज़्यादा ऊपर चली गई, तो फिर जैसे ही नीचे आई तो फिर लोगों ने खरीदा खरीदा खरीदा, फिर वहाँ से और ऊपर चली गई, फिर ऊपर क्या बन गया, हेड एंड शोल्डर, एक न्यूज़ के बाद या ऐसे करके हेड एंड शोल्डर बन गया। इससे हमें पता चल गया कि मार्केट रिवर्सल, जैसे रिवर्स लिया फिर वही लेवल वापस मार क्या करता है, एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वापस काम करता है। ये समझा था, टू प्रिवेंट द लॉस फ्रॉम फॉल, टू सेल। ठीक है, sometime it can break out trade after break of swing high। तो इसके अंदर एक और रूल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एक बार सब लोग ध्यान दें इस चीज़ को। यहाँ पे मैंने मार्क करा हुआ है कि रीटेस्ट वाला एक और पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि जैसे ही कि आपको इसमें बाय में कब एंटर करना है, कि आपको जैसे लगे कि बाई प्रॉपर कब एंटर कर गया, है ना, जिसको बहुत ज़्यादा ही रिस्क फ्री एंटर करना है ना, वो क्या करो कि वो एक एरिया मार्क कर लो, स्विंग हाई। स्विंग हाई मतलब कि जहाँ से वो रीटेस्ट करके मार्केट आ रही है, तो आपने रीटेस्ट पे भी बाय नहीं किया, आपका बाय करो जब उसका हाई ब्रेक कर रहा है, मार्केट का हाई ब्रेक करके इस पर रीटेस्ट करा या फिर रनिंग में आपने बाय कर लिया, तो इससे आप और सेफ हो जाओगे। हाँ कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, वो कोई फेक ब्रेकआउट या ऐसा कुछ नहीं दे रही है, ऊपर जाएगी प्रॉपर। ठीक है, और वैसे आप यहाँ पे भी करो, टू प्रिवेंट लॉस फ्रॉम फॉल्स ब्रेकआउट टू सेल आफ्टर स्विंग लो। तो सेम जैसे मैंने ड्राइंग बना रखी है ना, जैसे आप समझो कि जैसे लो आया तो एक रीटेस्ट हुआ, अब रीटेस्ट करके आपने रीटेस्ट करते ही मान लो बेच दिया, है ना, आपने रीटेस्ट करते ही बोले कि अब तो रीटेस्ट भी हो गया, सेल हो जाएगा मार्केट, तो आपको तुरंत सेल नहीं करना, आपको वेट करना है कि जो ये इसका लो है, लोएस्ट पॉइंट, ये तो ब्रेक हो कम से कम, ये ऑन की यहीं ऐसे करके ऊपर चली गई तो आपका लॉस हो गया। तो इसलिए आपको वेट करना है कि वो स्विंग लो या फिर स्विंग हाई जहाँ से रिटेस्ट करने आई है वो ब्रेक कर दे। सिंपल है, मतलब आपको ड्राइंग में समझ आ जाएगा कि अगर बाई करना है तो ये वाला पॉइंट ब्रेक होना चाहिए, तब आप बाई में की ट्रेड में एंटर कर जाओगे, और सेल करना है तो ये वाला पॉइंट लो ब्रेक होना चाहिए, लो जहाँ से वो वापस नहीं आई, रिटेस्ट करा, तो इसका मतलब है ना फेक ब्रेकआउट नहीं फंसे बनना है। तो यहाँ पे अगर आप एग्जैक्ट पॉइंट पे सेल कर दो तो आप सॉरी बाय कर दो, क्योंकि ये बाय वाला रिटेस्ट है ना, तो आप यहाँ से बाय बाय क्या था ये, सेल था, सॉरी सेल वाला है, सेल वाला है। यानी कि वन एक रिटेस्ट को हमेशा जरूर आप मौका दो कि जब रिटेस्ट करके तो भी आप तभी बाय चले के एंट्री लो। हाँ, रिटेस्ट के बाद जो जैसे इसमें सर ये ऊपर वाला इसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया है ना, तो रेजिस्टेंस ब्रेक करके रिटेस्ट करनी है ना, तो रिटेस्ट पे तुरंत रिटेस्ट वाले पॉइंट पे ही हमें इसको बाय नहीं करना है। क्यों? क्योंकि फेक ब्रेकआउट भी तो हो सकता है, मार्केट वापस आ जाए चैनल में। तो हमें वेट करना है कि फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए कि हमारा जो ये लेवल है ना, जो हमने मार्क कर लिया कि जहाँ से वो वापस आई है मार्केट, उसको जैसे ही ब्रेक करेगी तब एंटर तब यानी कि बीच में भी नहीं, रिटेस्ट करके दोबारा बीच में भी नहीं लेना, वो करना। लेवल ब्रेक करके तभी हमने एंट्री लेनी है। क्योंकि आप देखोगे बहुत सारे फेक ब्रेकआउट यहाँ से भी होते हैं, यहाँ से भी होते हैं, इसी लेवल से हो जाएगा, इस लेवल के ऊपर नहीं होगा। तो ये बस हमें अपना क्या करना है सर, हमें सारी गेम जो है, एक तो रिस्क टू रिवॉर्ड की है, और रिस्क टू रिवॉर्ड के अलावा हमारी सारी गेम क्या है, हमारी दूसरी गेम है हमारी एक्यूरेसी की, तो इससे हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। अब इसमें हम लोग टाइम फ्रेम को कैसे इंपॉर्टेंस देंगे? अगर ये हमारा सपोज करो बड़े टाइम फ्रेम में आ रहा है, तो यानी कि वो फादर सन वाली स्टोरी हो गई कि बड़े टाइम फ्रेम में अगर कुछ भी फॉर्म आ रहा है तो वो सपोर्ट हुआ रेजिस्टेंस को ट्रेंड को हम पहले ज़्यादा हम लोग इंपॉर्टेंस देंगे। एक सेकंड, रीटेस्ट के लिए लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन लेनी चाहिए। रीटेस्ट के लिए लोअर टाइम, हाँ मैं समझता हूँ कैसे लेनी चाहिए, जैसे लेनी चाहिए अगर मतलब अगर अंदर से फील होता तो ले लो, मतलब जैसे मैं नहीं लेता, लेकिन बहुत सारे लोग लेते हैं, मतलब बहुत सारे लोग लेते भी हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी लेते। तो आपको अगर लेनी है तो आप लो टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेते हो, कैसे लोगे? आपने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे फॉर्म हो गया अपना कोई सेलिंग पैटर्न, ठीक है, अब लो टाइम फ्रेम में कोई सेलिंग पैटर्न फॉर्म हो रहा है, मतलब हाई चांस है ना कि आप यहाँ से सेल की ट्रेड लगा सकते हो, है ना, तो आप ले सकते हो। लेनी चाहिए या इस पे मैं नहीं कह सकता कुछ कि लेनी एग्जैक्ट, क्योंकि ऐसा होता है कि आपके नंबर ऑफ पेयर्स पे डिपेंड करता है ये मेन चीज़। अगर आप एक या दो पेयर ट्रेड करो तो आप तो एक क्या, आप तो पांच जैसे 4 आवर में आप जैसे मैं कभी कभी क्या करता था, जब मैं एक खाली गोल्ड ट्रेड करता था, मैं जब गोल्ड ट्रेड करता, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको कि मैंने अगर मुझे यहाँ पे रिटेस्ट हो रहा है तो रिटेस्ट को मेरे को कैच करना है, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ, रिस्क रिवॉर्ड कम हो, मेरा रिस्क कितना हो,
है ना, और रिवॉर्ड इतना हो, तो मतलब ये एक ही बार में आपका कोई भी फंडेड चैलेंज क्लियर कर देगी ये ट्रेड, है ना। तो उसमें क्या करता था मैं, 4 आवर में मेरा ये ट्रेड हो रहा है, तो 4 आवर से मैं 1 आवर में गया, 1 आवर में मुझे पैटर्न नहीं दिखा, मैं 15 मिनट में गया, मतलब 30 मिनट में, 15 मिनट में, 5 मिनट में अगर कोई पैटर्न दिख रहा है बड़ी विक के साथ, है ना, और उसके बाद सीसी बन रही है, मैं थोड़ा सा रिलायबल हो जाऊंगा, फिर मैं वेट करूंगा, मैं 5 मिनट से ही मैं थोड़ा कंफर्म हो जाऊंगा, फिर मैं ट्रेड ले लूंगा उसी हिसाब से। तो 5 मिनट में, आधे घंटे में कि हाँ उसी को रिफ्लेक्ट करा, आधे घंटा, फिर 1 घंटा उसी को रिफ्लेक्ट करा है, 5-10 मिनट वेट करके फिर मैं वेट करूंगा, मैं 4 घंटे की कैंडल का वेट नहीं करूंगा, इससे क्या होगा, मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होगा। लेकिन जहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड हाई हो जाता है ना, वहाँ पे आपकी एक्यूरेसी कम रहती है। क्यों? कि आप देख रहे हो कि अगर छोटा बड़े टाइम फ्रेम में इसने यार हल्का सा भी ऐसा शुक करके समझ रहे हो, छोटे से भी वीक देगी बड़े टाइम फ्रेम में, तो आपका छोटा टाइम फ्रेम तो यहीं पे उसकी छोटे टाइम फ्रेम गया, निकल लिया, खत्म, तो वाला सीन होता आपका ऐसा एसएल मीट हो जाएगा। है। एसएल वैसल सब सर बिल्कुल खत्म हो अब जाएगा। यही रीजन आप लोग कहते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम को आपको छोटे टाइम फ्रेम से ज्यादा इंपॉर्टेंस हाँ, देनी बस यही है चाहिए। कि आप वो मास्टरी कर लो ना, तो मास्टरी अब करके एक आपकी बात बताओ, एक्यूरेसी बढ़ अगर हमारा कोई पैटर्न है, हमारा वो बड़े पैटर्न पे तो सपोज करो डाउन ट्रेंड आ रहा है, हम्म, छोटे पैटर्न पे वो अप ट्रेंड की तरफ दिखा रहा है, तो हमें किसको ज्यादा वेटेज देनी चाहिए हमें? हमें मतलब अपने ट्रेंड को वेटेज देना, मतलब ओके। डेली के, जैसे डेली में एक सी एच जीबीपी सी एच एफ का पेयर था, शिवा है, जीबीपी सी एच एफ था ना वाला जिसमें लॉस हुआ था। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ। तो उसमें क्या था कि उसमें था डाउन ट्रेंड, ऐसे करके डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये डाउन ट्रेंड। तो उसमें क्या किया, यहाँ पे हमने बाय की ट्रेड ले ली, और मार्केट का यहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो हमें लगा कि भाई इसको ब्रेक करके, सब ब्रेक कर दी, धीरे धीरे करके ब्रेक करेगी, प्रॉफिट लंबा ले लेंगे हम, तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कि डेली में था, और हमारे लिए, हमारे जैसे डेली में ये ट्रेंड था, डेली में मैं डेली बना रहा हूँ यहाँ पे, और साइड में मैं आपको बना रहा हूँ, ये था, और इसी पॉइंट से ये हमने ट्रेड ली थी, यहाँ से हमने बाई किया था, इस पॉइंट से, हम्म। ये डेली का था। और हमें जो 4 आवर में दिख रहा था, 4 आवर में क्या दिखा हमें, कि 4 आवर में हमें दिखा कि ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके दिख रहा था, तो इसके हिसाब से यहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो हमें लगा कि यार ये छोटा मोटा रेजिस्टेंस है, इतना अप ट्रेंड बना चुकी है, यहाँ से इसने इतना हाई ब्रेक किया, फिर एक हाई हाई बनाया, है ना, तो हमें लगा कि भाई ये तो अप ट्रेंड ही दिख रहा है, चार्ट में इतना ही दिखेगा आपको 4 आवर में, तो आपको लगेगा कि यार इसको ब्रेक करेगी, इसको रिटेस्ट करेगी, ऐसे चली जाएगी, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, ऐसे करके उसको रिटेस्ट करके नीचे आ गई, इतना ही नीचे डबल इसका बॉटम लगा, बना दिया था उसने वहां पे। डबल बॉटम नीचे बना गया, तो ये चीज़ हमें गलती नहीं करनी, कि हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें छोटा टारगेट रखना, पहले तो हमें काउंटर ट्रेंड मत ही करो, इसमें मेन गेम है ना ट्रेडिंग की, कोई कुछ भी बोले, आपका मेन गेम होती है पेशेंस की। पेशेंस तो मतलब हार्ड वर्क, ये सब तो आ ही जाता है, जब आप पेशेंस करना सीख जाते हो तो इसका मतलब ये है ना आपने हार्ड वर्क भी किया है, तभी आपके अंदर पेशेंस वगैरह ये सब आ रहा है। तो मेन गेम पेशेंस की है, कि बाकी सब तो आप कर ही लेते हो हार्ड वर्क वगैरह, तो पेशेंस के बाद ही आता है ये सब हार्ड वर्क वगैरह, ऐसा तो नहीं है कोई बिना कोई काम करे स्क्रीन के आगे बैठ जाता है, ऐसा कोई है तो बताओ, रोज स्क्रीन के आगे नहा धो के बैठ जाएगा अगरबत्ती लगा के, कि भाई अब तो सेटअप पकड़ेंगे हम, आज तो मिलनेर है बिल्कुल, आज और ये सब। वो सेटअप था ना मेरे ख्याल से, शिव ने काफी 2-3 दिन होल्ड किया था, है ना? हाँ वही वाला वही वाला, हाँ उसमें इसका प्रॉफिट क्या वही था, वाला। $18 था, यहाँ तक जब इसकी मार्केट गई ना, तो 20-22 हो गया था, उसके हाँ बाद 20-22 22-23 हो तक गया था, गया था। तो उसने मेरे से पूछा भी था यार, तो मैंने इसको बताया नहीं, मैंने इसको ये वाला टीपी ऐसे सेलेक्ट होने, क्यों, क्योंकि उस टाइम लेकिन क्या हुआ था ना, एक चीज बताता हूँ, एक चीज सब लोग ध्यान रखना, कि जब जब आप पूछते हो ना, जैसे तरुण वगैरह भी मेरे से पूछ रहे थे ना, तो मैं क्लियर नहीं बताता, जानबूझ के नहीं बताता, क्यों, क्योंकि जब तक आपका टीपी ऐसे रेट नहीं होगा ना, तो आप उस गलती को कंसिडर नहीं करोगे। तो आप ये देखो, उसी दिन यहाँ से मैंने पूछना बंद कर दिया। पूछना बंद किया, लेकिन इसने गलती करी, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसका, इसकी एग्जाम्पल से सब लोग समझना, कि जब मार्केट, एक मिनट को, सब लोग है ना एक्टिव हो जाओ सब लोग, ये जरूरी हाँ पड़ जी, गया, हाँ जी। मतलब नितिन सर तो ठीक है, लेकिन बाकी सब लोग भी, आप तो रहते हो एक्टिव। और ये हुआ इस वाले पॉइंट पे, इसने क्या किया, यहाँ पे जब मार्केट, मैंने इसको लेवल बस बता देता कि एक लेवल जब इसने रेजिस्टेंस पूछा, मैंने ये रेजिस्टेंस है, मतलब ऐसे ही, मतलब नॉर्मली जैसे बिल्कुल कि ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, हमारी बात होती है, मैंने भी ये ट्रेड लिया, तो ये रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे जब ये थोड़ा सा नीचे है ना, तो इसने बोला कि भैया ये मार्केट नीचे आ जाती है, मैंने कहा यार रेजिस्टेंस है, देखते हैं। तो उसके बाद मैंने इसको ये नहीं बोला कि सेल कर दिया बाय कर दिया, अपनी ट्रेड एंड करते हैं यहाँ पे, है ना, लेकिन इसने क्या किया, इसने बॉबी से पूछा, तो बॉबी ने इसको कहा कि नहीं भाई मार्केट यहाँ से जा रही है, वो थोड़ा अच्छा बंदा है, वो बता देता है, तो उसने बता दिया, तो इसने एग्जिट कर दिया। अब ये देखो, इसका इसका फायदा हुआ कि नुकसान, सब लोग मेरे को बताओ, इसका नुकसान हुआ है फायदा, मैं आपको फिर एग्जाम्पल बताता हूँ इसका। कर दिया। कोई और है, आवाज नहीं आ रही, हेलो, हेलो,
हेलो। हाँ 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 सब है। हाँ बोल तो रहा हूँ भैया। अच्छा, आवाज मेरे पता नहीं कैसे आवाज कट जाती है मेरे को। तो इसका फायदा क्या हुआ या नुकसान क्या हुआ, शिवा के अलावा कोई बताओ। कोई भी बता दो। यश यार, मीटिंग में बंदे छोड़ देते, टाइम ज्यादा हो गया क्या? बज गए 12 बज गए। नहीं नहीं मतलब नहीं ये अभी यहाँ 11:30 अभी तो नहीं बजे बजे, हैं। अभी तो ये टाइम है। ये रजिस्ट्रेंट पे मतलब ये ट्रेड से एग्जिट करके शॉर्ट भी मार सकता रहा छोटे एसएल के साथ। नहीं, वो तो अलग चीज हो गई सर, लेकिन इसका यहाँ पे क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस हुआ वही मुझे। एंट्री की भाई इसने, एंट्री। नहीं, इसका देखो मैं बताता हूँ, मतलब हर तरीके से सोचो ना, मैं खाली पैसों की वाइज नहीं कह रहा, मैं इसकी गलती पकड़ने की बात कर रहा हूँ। मैंने क्यों नहीं बताया इसको? मैं ये थोड़ा चाहता था कि भाई इसका लॉस हो जाए, पैसे ही ना कमाए, है ना? मैं तो अच्छा चाहता हूँ ना इसका। अब मैं बताता हूँ इसने क्या किया। इसने जब यहाँ से बॉबी से पूछ के एग्जिट कर दिया ना यहाँ पे, तो ये गलती नहीं इसको रियलाइज नहीं हुई शिवा को। मैं बता रहा हूँ शिवा, तू एग्री करेगा मेरी बात, रुक जा मेरे को बताने दे पहले। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हाँ हाँ आ रही है। आ रही है। अब मैं हाँ बताता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इसने क्या किया, पहले तो इसने काउंटर ट्रेंड लिया था। काउंटर ट्रेंड इन द सेंस मार्केट डाउन ट्रेंड में इसने अप ट्रेंड की ट्रेड ले ली। ठीक है। और फिर इसने क्या किया, किसी और की एडवाइस मान के वो ट्रेड एग्जिट कर दी। तो इसका दिमाग खुद का नहीं लगा यहाँ पे। बेशक इसने सोचा कि हाँ बॉबी भैया सही कह रहे हैं, मैं भी एग्री कर रहा हूँ, लेकिन इसने वो ट्रेड अपने मन से ली थी, लेकिन एग्जिट किसी और के मन से कर दी। तो यहाँ पे ये हुआ कि इसकी गलती से सीख नहीं पाया। मैं बताता हूँ क्यों नहीं सीख पाया, क्यों। अब ये एग्री करेगा ये बात को। इसी ने क्या किया, अब खुद सोचो, मार्केट जब यहाँ गई ना, तो इन महाशय ने फिर से बाय की ट्रेड ले ली। अब बताओ। अब मुझे बता सोलो कि यहाँ भी ये ज्यादा इस वाले फिगर में, इस वाले फिगर में बताओ कैसे कौन से लेवल की ली थी। मैं दिखाई देता हूँ जीबी में से ये जब दिखाता हूँ सबको अरे वो यार। तो ऐसे जाना था उस दिन को ब्रेक इवन कर दिया तो चला गया बस बात खत्म। तो सब लोग समझे कि अगर मैंने इसको नहीं बताया था, या सॉरी मैंने नहीं, बॉबी ने इसको नहीं बताया था ना, तो ये होता कि उस दिन जब उसका एसएल जाता तो अपना सिर खुजलाता कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा धोखा कैसे हो गया। तो ये चीज पूछा था कि भैया एसएल क्यों हिट हो गया ना। तो मैं बताता कि भाई हाँ ऐसे यही वाली इस थी यही कलर इस वाली। कलर करके हिट हो गया। अब तो मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर आ रही है। मैं बताता हूँ कौन सी ट्रेड थी एग्जैक्टली। तो हाँ सबसे यही पहले थी। जो इसने जो ट्रेड ली थी, कहाँ चली गई? हाँ, तो ये लेवल वो वाला था, ये लेवल वो था जहाँ पे मतलब हाँ हाँ इसकी मार्केट नीचे आई थी, है ना। तो दिख रहा है सबको ऐसे डाउन हम्म, ट्रेंड, तो 4 आवर में भी दिख ही रहा है सबको, है ना, सब लोग एग्री कर रहे हैं। हम्म, तो यहाँ पे इसने क्या किया था, इसने क्या, मैंने भी यहाँ पे बाय पोजीशन ली थी, लेकिन मैंने तो एग्जिट कर दी थी। मैंने तो यहाँ से दोबारा सेल भी खोल दी थी। तो मैं बताता हूँ इसने इसने क्या, मतलब हमने यहीं पे शायद दी हाँ थी, हाँ इसी रेजिस्टेंस पे हाँ दी थी ट्रेड। और स्टॉप लॉस नहीं करना कहीं, नहीं कहीं था शायद, ऐसे करके या ऐसे करके कहीं था, यही कहीं स्टॉप लॉस था। तो ये ट्रेड ऐसे करके थी, तो ये ट्रेड जब हिट हो गई इसकी, तो इसने यहाँ पे इसको इसका ऑलमोस्ट कुछ ही बहुत कम ही प्रॉफिट ले पाया था। और इसने क्या करा कि फिर यही ट्रेड, ऐसी ट्रेड इसने यहीं कहीं पे, इसको कोई पैटर्न समझ आया और यहाँ पे इसने फिर बाई की ट्रेड ले ली। तो इसको यहाँ पे फिर वो लॉस हो गया, मतलब वो मार्केट नीचे जाके चली गई लॉस की। इसको लगा कि भाई ये वीक ले ली इसने, ये एक रेड कैंडल ऊपर बन गई तो मैं बाय ले सकता हूँ, ऐसा करके। या फिर इस वाली कैंडल की ली थी मेरे ख्याल में, इस वाली हाँ की। इधर ही ली थी इधर ही हाँ, इधर ही इधर ही। इधर से कुछ प्राइस एक्शन दिख भी रहा है ना, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, तो इसने यहीं से ले हम्म, ली होगी, प्रॉपर इसके नीचे होगा और ऐसा टेक प्रॉफिट करके। लेकिन वही चीज़ हुआ कि वो चीज़ हिट हो गई सबको, मतलब सबको इन द सेंस इसका मतलब वो हिट हो गया और उसने वो चीज़ सीख नहीं पाया गलती। उस टाइम भी मैंने बोला था कि इसलिए हमें क्या करना है, हमें जब अगर आप खुद सोचो, आपने फॉर एग्जांपल ये तो कैसा हो गया कि फॉर एग्जांपल हमने अपना कोई लाइफ पार्टनर चूज कर लिया अपनी अपनी पसंद के हिसाब से। अपनी पसंद के हिसाब से फॉर एग्जांपल हम चूज कर लें कि भाई ये बंदा मुझे, मतलब इसकी क्वालिटीज ऐसी है, मुझे पसंद है, ठीक है। और फिर हम एज अ ओपिनियन किसी और के पास जा रहे हैं, यार मैंने इसको चूज तो कर लिया, लेकिन यार सब सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा। अब वो बंदे को आपका कुछ नहीं पता था कि भाई आप थोड़ा टाइम दे के सीख जाओ ये चीज़, या गलती रियलाइज कर लो अपनी, तो कुछ मतलब आपके बेटर के लिए था। लेकिन उस बंदे ने क्या किया, आपको बता दिया, तो वो भी अच्छा कर रहा है आपका एक तरीके से। वो सोच रहा है कि नहीं भाई इसको मैं पहले ही बता दूँ, है ना। तो आपने उसके भरोसे पे अपना रिलेशन जो भी था तोड़ दिया। तो इतना बड़ा फैसला आप किसी और के भरोसे पे कर लें, तोड़ दें, तो वो चीज़ गलत है ना। आपको खुद रियलाइज होनी चाहिए वो चीज़। तो यही एग्जांपल आपका ट्रेड का भी होता है। मतलब ज़्यादा चला गया एग्जांपल लेके, लेकिन मतलब इसी लेवल का होता है कि इन रियलिटी जब आप
आगे जाते जाओगे ना तो ये चीज़ आपको इफेक्ट कर जाएगी। आपको हर बार लगेगा कि मैं सेकंड ओपिनियन ले लूँ, सेकंड ओपिनियन ले लूँ, सेकंड ओपिनियन ले लूँ। तो आपको सेकंड ओपिनियन नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग करने आप आए हो, पैसा आपका लग रहा है, विश आपकी थी, ट्रेडिंग से कमाना आपको है, तो आपका ओपिनियन सबसे बेस्ट होगा। आपका ओपिनियन आप आइडिया ले सकते हो, जैसे कि आप पूछ सकते हो कि भाई जो मैं बना रहा हूँ वो सब सही है ना, भाई मेरा रेजिस्टेंस सही है ना, भाई मेरी ट्रेंडिंग सही है ना, भाई ये आप ये पूछो कि भाई मैंने यहाँ पे सेल कर दिया है ना, मैंने सही सेल किया ना, तो ये मेरे से पूछोगे तो मैं तो नहीं बताऊंगा, ये तो कुछ ना कुछ बहाना मार के कुछ और बता दूंगा, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि जब आपने डिसाइड कर लिया है, आपने लेते टाइम तो मेरे से नहीं पूछा ना, वैसे लेते टाइम पूछा तब भी नहीं बताता, लेकिन वो चीज़ आपको समझनी है कि क्यों नहीं बताना। तो वो चीज़ करके अगर मैं चाहूँ बताऊँ तो मैं बिल्कुल बताना शुरू कर दूँ कि भाई यहाँ से एंट्री लो अपनी भी तो एंट्री। प्रिंस एज ए प्रिंसिपल जब भी आप किसी ट्रेड में जाते हो, सपोज करो आपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आपने ली आपने, हाँ जी। तो कोई ट्रेड ली है, तो आपका जो पहला सपोज करो आपने 4 आर के आर पे, तो आपका जो पहला जो टीपी बैठेगा वो छोटे टाइम फ्रेम का पहला पहला सपोर्ट जोन बैठेगा ना आपका। तो आप अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे टारगेट लेके छोटे फ्रेम के जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस है उनको टीपी 1 टीपी 2 करते करते ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करेंगे तो वो तो सही तरीके से ट्रेड को आगे लेके बढ़ सकते हो आप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सर जैसे हाँ मतलब आप सही कह रहे हो, लेकिन ये चीज़ मैंने ट्राई नहीं करी कभी। जैसे जैसे आज अगर आपने ये एयूडी जेपीवाई का जो मुझे आपने बताया था, ठीक हाँ है, हाँ कि यहाँ से रिवर्स ले सकता है, हाँ हाँ मैंने उसको बड़े टाइम फ्रेम पे ली थी। मैंने उसके छोटे टाइम फ्रेम पे जो पहला उसका रेजिस्टेंस था ना उसे मार्क करके रखा हाँ हुआ था। मैं अभी फोटो भेज सकता हूँ। और हाँ। मैंने वहीं से ना, और तब तक मैं प्रॉफिट को ट्रेल करता चला गया अभी था। ऊपर ही जा रही नीचे जा रही सर? नहीं, वो वहीं पे जहां मैंने मार्क करा था वहीं से ही वो कंसोलिडेशन में चला गया। हम्म, और मैं अभी पिक्चर भेज सकता हूँ उसकी मैं, ठीक है। वो वहीं पे वो फर्स्ट छोटे टाइम फ्रेम पे जो पहला उसका रेजिस्टेंस जोन था ना, वहीं पे आके उसने पहली रेड कैंडल पे मैं एग्जिट हो गया था। और उसके बाद वो दो तीन बार वो कॉन्स्टेंटली ऊपर नहीं गया, वो उसको 3-4 कंसोलिडेशन की कैंडल बढ़ाता चला गया। हम्म। तो एक ये भी मुझे लगता है ये भी सही स्ट्रेटजी है कि आप बड़े टाइम फ्रेम पे को ट्रेड लो और आप अपना या तो 50% प्रॉफिट बुक कर लो या फिर वहां से ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के आपका जो पहला है कि उसमें से कुछ 20% 30% प्रॉफिट बुक करके बाकी प्रॉफिट को फर्दर स्टॉप लॉस लगा के आगे बढ़ाते चले जाओ। लेकिन सर ऐसा मैं जैसे मेरे को एक चीज़ बताना सर कि आपने वो ट्रेड शायद छोटे टाइम फ्रेम में जाके ली थी ना? वो मैंने नहीं छोटे टाइम फ्रेम पे ली हुई थी, वो ट्रेड एक्चुअली मैंने आपको शायद दिन में भी मेरी आपकी बात हुई थी, वो जो नजर आ रहा था ना सपोर्ट, वो वन डे से पहले नजर ही नहीं आ रहा था। हम्म। मतलब वो 4 आवर में नजर नहीं आ रही थी, बहुत बड़ा सपोर्ट था हाँ 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 वो बहुत बड़ा सपोर्ट था यूडी जेपीवाई का। हाँ हाँ। तो वो पहले ही वन डे में आया था, वो ट्रेड मैंने ली ही मैंने उसमें ली थी, वन डे भी ली थी मैंने उनके हिसाब से ली थी मेरे को जब मिला था, क्योंकि सुबह से कर रहा था और एक ही ढंग की ट्रेड मिली थी। पर जब मैंने उसको मार्क किया ना अपना टारगेट, तो टारगेट के टाइम पे मैंने उसको मेरे ख्याल से 1 आवर या 50 हाफ एन आवर में मैंने उसको रखा हुआ था। और उसको जो पहला रेजिस्टेंस जोन था मैंने उसको मार्क कर लिया था, मैंने ग्रुप में पिक्चर देखा, मैंने शेयर भी कर रखा मैंने उसको कि फर्स्ट जो कैंडल है ना उसकी 4 आवर की जो फर्स्ट कैंडल है 4 आवर के हिसाब से, जो फर्स्ट कैंडल जो फर्स्ट जहाँ पे 2-3 कैंडल इकट्ठी हो रही है, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन है वहां मार्क करता और वहीं से वो ट्रेड आके थोड़ी देर उसमें ब्रीदिंग स्पेस पे गया। अच्छा सर इसमें से कौन सा आपने किस वाले में एंट्री ली? एयूडी जेपीवाई। तो इसमें से कौन मतलब उस टाइम तो आपने मुझे 4 आवर का ही चार्ट भेजा था ना सर? हाँ, तो मैंने 4 आवर का भी भेजा था और डे का भी भेज रहा मैंने। नहीं, तो इसमें आपने एंट्री किस पे ली थी? मुझे मतलब इसमें मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है, जैसे एक इसमें मिनट मैं इसमें तो अपना कंफर्म कर लूं। इसमें अपना कौन सेटअप सी? तो इसमें कोई सेटअप थोड़ा बन रहा है ना सर? एक एक में दिखाता हूँ आपको मैं। इसमें अपने मैंने हाँ आवाज चली। हाँ एयूडी सीएचएफ में ली थी मैंने। अच्छा एयूडी सीएचएफ ना, मैं तो जीपीवाई बोल एयूडी सीएचएफ, हाँ गलती सीएचएफ में ली थी मैंने। रहा। एयूडी सीएचएफ तो वनडे में तो अभी ये डाउन ही दिखा था, ये 4 आवर में गया था मैं। एक सेकंड किसी रीटेस्ट के लिए लोअर टाइम फ्रेम यश प्रधान हैज राइज द हैंड, प्रियंका कपूर हैज राइज द हैंड, प्रियंका कपूर एंड यश प्रधान हैज राइज द हैंड। बहुत से लोगों ने हाँ जी बोलिए बोलिए बोल दिया कीजिए। राइज हैंड वाला ना मैं फीचर देख नहीं पाता हूँ, मतलब अरे प्रिंस भाई, मैं तो इतना सा पूछ रहा था, वो आपने लिक्विडिटी ब्रेक से बचने का एक बताया था कुछ ना कब? अभी थोड़ी देर पहले, कि वो मतलब जो मार्केट है वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो ब्रेक करती है हाँ हाँ
तो ट्रेड आपने बताया था कि क्या मतलब कुछ बताया था आपने, इम्पोर्टेंट बताया था, वो मिस हो गया। कोई नहीं। अच्छा मैं सर, समझ गया। हाँ। मैं एक बार वो चार्ट उस पर बताता हूँ, फिर मैं चार्ट पे दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। मतलब वो यही था, अभी उसी पे बताता हूँ, बस एक बार सर वाला देखो। सर ये वाला ABCHF था। हाँ, ये मैंने 30 मिनट में ट्रेड लिए थे, याद है मेरे को। 30 मिनट में हाँ, ट्रेड लिए थे आपने मैंने। 30 मिनट में किया था ना, वही तो कह रहा एग्जैक्टली 30 मिनट पे लिया था मैंने। और उसके बाद इसका जो पहला जो रजिस्टर निकल रहा था ना, वो 30 मिनट पे निकल रहा था। और उसको मैंने फिर जब 4 आवर पे ट्रेड चेक किया तो 4 आवर पे भी वो रेजिस्टेंस था वो। तो 2 रेजिस्टेंस कॉमन रेजिस्टेंस थे, मैंने वहीं तक का टारगेट बनाया था उसे मैंने। तो आप ये देख रहे हो, ये मेरा जो टारगेट प्रॉफिट जो मैं आउट ये हुआ था, मैं यहीं पे ये वाला सर। हाँ, जब पहली रेड कैंडल थी ना, मैंने उसको रेड कैंडल की बिगनिंग में मैंने एग्जिट ले लिया। अब 30 मिनट में तो सेलिंग पैटर्न ही बन गया 30 मिनट के हिसाब से। एग्जैक्टली। अब मेरे मैं को ये पहला रेजिस्टेंस था, इसका पहला रेजिस्टेंस था 30 मिनट में। आप ये देखोगे, जहाँ तो पे एग्जैक्ट रिवर्स हुआ ना, वहीं पे देखिए एक ये देखिए ये रेजिस्टेंस बना हुआ है इसका वाला। मैंने देख लिया, ये शायद 4 आवर का आएगा। हाँ, 4 आवर में भी हाफ एन आवर दोनों में ये रेजिस्टेंस आ रहा है। 4 आवर में थोड़ी ज्यादा कैंडल आ रही है और हाफ एन आवर में थोड़ी ज्यादा कैंडल आ रही है। 4 आवर में थोड़ी सी और कम कैंडल आ रही है। तो मैं यहीं पे से एग्जिट कर लिया था। ये 4 आवर का मैंने ऐसा सोचा था कि इसमें मेरे को सेल की एंट्री मिल जाए अगर मार्केट इस पे रीटेस्ट करे तो। हाँ फिर हाँ आप जाओगे 30 मिनट में, है ना। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ कि रीटेस्ट मार्केट ने, अब आपने वो एंट्री लेनी है तो अब आपको 4 आवर में आपने मार्क कर लिया कि भाई हम्म, ट्रेंड बढ़ा है, तो आपने देखा कि आपको रीटेस्ट यहाँ पे वो, और पैटर्न क्या बन रहा है आपका, मॉर्निंग स्टार। शायद हाँ मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, शायद इसको भी मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। हाँ मॉर्निंग स्टार है, मैं बोल रहा। तो मॉर्निंग स्टार बन गया, CC बन गया, तो आप एंट्री ले सकते हैं सेल की बिल्कुल। इसके हिसाब से। मतलब वैसे, लेकिन इसमें अगर प्रॉपर रूल्स के हिसाब से तो 15-20 कैंडल नहीं है अप ट्रेंड में। लेकिन हम हम्म, पैटर्न्स को इंडिकेशन की तरह भी यूज कर सकते हैं कि हम लोग कैसे हम्म। इंडिकेट करते हैं। अच्छा, किसी को अगर कुछ पूछना तो हाथ नहीं उठाया करो, सीधा बोल दिया करो, क्योंकि हाथ उठाने वाली स्क्रीन में। थोड़ा वैलिड लगे मुझे मेरा भी सेम क्वेश्चन है लिक्विडिटी वाला। और मेरे ख्याल से आपका बताइए चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन है, वो भी एड्रेस कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी। हाय, प्रियंका दिस साइड। हाँ जी। फ्रेंड्स, आप एक बात बताओ, जैसे आपने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं रिलेटेड टू ट्रेडिंग और लाइक काफ़ी कुछ स्टडी करते हो आप। हाँ जी। तो सपोज जैसे मैं 4 आवर्स पे ट्रेड लेती हूँ और एज एन एनालाइज करती हूँ डेफिनेटली डेली और 4 आवर और 1 आवर पे एंट्री ली। बट मेरे साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि रिस्क रिवॉर्ड में अगर मैं कभी भी मूविंग एवरेजेस साथ में रखती हूँ, सपोज 21 और 10 जैसे आपने बताया था, तो वो बहुत हर्डल बनती है। बट विदाउट दैट मेरा रिस्क रिवॉर्ड ठीक बैठता है। तो डू यू थिंक कि मतलब इतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए मूविंग एवरेजेस को, या फिर सिर्फ ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे वी कैन वर्क? मैं आपको बताता हूँ कि जो मेजरली हम यूज़ करते हैं ना, एक सेकंड में चार्ट ही चाहिए होता है। जो हम EMA यूज़ करते हैं, EMA तब यूज़ करते हैं हम लोग कि जैसे मैं आपको एक बार EMA यूज़ करके देखता हूँ। जैसे एक आपने सुना है, सब लोगों ने एनालिसिस पैरालिसिस, मतलब एनालिसिस का पैरालिसिस, आप हाँ चाहे एनालिसिस कर लो। या डीप एनालिसिस आल्सो लीड टू पैरालाइज। हाँ, तो एनालिसिस हाँ, पैरालिसिस से बचने का क्लास में आया था एक हाँ, बार। तो ये चीज़ आप EMA तब यूज़ करते हो जब आपको समझ नहीं आ रहा है कि प्रॉपर डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है ना। लेकिन EMA कंपल्सरी नहीं है। EMA तब होता है जब किसी को उसकी ज़रूरत है। आपको, आपके केस में क्या हो रहा है कि आप कह रहे हो कि EMA की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं खुद EMA यूज़ नहीं करता। मैं EMA तब यूज़ करता हूँ जब मुझे EMA की स्ट्रेटेजी के हिसाब से एंट्री लेनी है। जैसे इसमें जैसे ये दिख रहा है आपको, ये वाइट वाइट करके, ये वाइट सिग्नल्स दिख रहे हैं। तो इसमें एक स्ट्रेटेजी होती है इसके हिसाब से बाय या सेल करने की। तो इसको जब मेरे को यूज़ करना होता है या फिर EMA एज इन यूज़ करना होता है हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, तब मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो आप बट अगर जो बॉबी है वो बहुत बार 21 मूविंग एवरेज तक देखते हैं कि नहीं, तो जैसे रिजेक्शंस मिलते हैं बहुत बार 21 मूविंग एवरेज हाँ से। जी, वो 21 इसलिए यूज़ करते हैं, मैं आपको उनकी साइकोलॉजी बताता हूँ कि जैसे कि उनको उसके साथ कंपैटिबल होता है। जैसे आपका मेरा सबका ट्रेडिंग स्टाइल अलग अलग है ना। अब आपका क्या है कि आप एज इन रेजिस्टेंस मार्क कर ले रहे हो ना। जैसे मेरे, आप मेरे चार्ट पे देखोगे तो मेरे चार्ट पे आपको काफ़ी सारे रेजिस्टेंस दिख रहे होंगे। जैसे ये रेजिस्टेंस जैसे 4 आर पे है ना, तो 4 आर पे आपको एक ये कंसोलिडेशन बॉक्स दिख रहा है, फिर एक ये रेजिस्टेंस दिख रहा है। मतलब ये रेजिस्टेंस जोन है, एक लाइन नहीं है। उनके चार्ट पे आपको देखोगे तो एक एक लाइन दिखती है, एग्री कर रहे हो आप? उनके चार्ट में, मेरे चार्ट में आपको ये रेजिस्टेंस जोन दिख रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि मैं मेजरली सारा प्राइस जोन के अंदर कवर कर लेता हूँ कि मुझे पता है कि जोन का ये नीचे का एक रेजिस्टेंस पॉइंट है और ये ऊपर का सपोर्ट पॉइंट है। तो ऐसे करके मैं जोन्स के हिसाब से चलता हूँ, मैं जोन्स मार्क करके चलता हूँ। और मेरा सारा प्राइस आप ये देखो एक बार, मेरी बात से एग्री करते हो कि नहीं? आपको दिख रहा है ये प्राइस कैसे मूव करके आया उसी जोन के अंदर से, लाइन टू लाइन, है ना। इस लाइन पे टच किया, फिर इस यहाँ पे टच किया, फिर यहाँ टच किया, फिर इसी जोन्स के अंदर है जो मैंने लाइंस ड्रॉ करी है।
तो अब आप क्या करते हो या बॉबी क्या करते हैं, बॉबी का एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप कॉन्फ्लिक्ट करोगे कि भाई आप कुछ और कह रहे हो वो कुछ और कह रहे हैं ना, तो ये चीज़ मैं बताता हूँ। अब वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, एक लाइंस बना ली प्रॉपर, सिंगल लाइंस बना ली, तो वो हर जगह वो अपना चार्ट मैसी करने के बजाय एनालिसिस पैरालिसिस, जैसे इसमें क्या है, इसमें अगर कोई और होता, जैसे मुझे तो आदत है थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ें देखने की, तो मुझे एनालिसिस पैरालिसिस नहीं होता, लेकिन अगर कोई और होता तो कहता है यार इतनी सारी लाइनें हैं, इसमें कौन सा रेजिस्टेंस वर्क करेगा, कौन सा सपोर्ट वर्क करेगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा ना कलर वेरिएशन करा हुआ है। जैसे ये ब्लैक ब्लैक मुझे पता है कि ब्लैक मतलब कि मत इस वाले में नहीं चेंज किया हुआ, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक दो चार्ट में, इसमें थोड़ा सा मैंने कलर का चेंजेस करा हुआ, तो उससे मुझे पता चल जाता है कि यार वो किस, जैसे इसमें दिख रहा है आपको, तो ये लेटेस्ट वाले हैं जो मैंने ड्रॉ करे हुए हैं पर्पल कलर के, और चेंजेस है इसमें। तो बाकी मैं इसका मतलब मेन ये बताना चाहता था आपको कि उनका चार्ट बहुत क्लीन होता है, आपने सिंगल लाइन ड्रॉ करें, तो आपको हर जगह पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को समझ के चलना होता है। इसलिए आप क्या करते हो, आप 20 EMA, जैसे बहुत लोग 20, 25, 200 यूज़ करते हैं, तो उन पर्टिकुलर EMAs की साइकोलॉजी अलग होती है। लेकिन EMA क्या बताता है आपको, पता है आपको, वो बताता है कि 21 डेज या 21 कैंडल्स का एवरेज पॉइंट क्या है, तो वो उस हिसाब से उस पॉइंट पे सपोर्ट लेके मार्केट जा सकती है, तो इसलिए EMA यूज़ करते हैं। लेकिन आपको EMA से बेनिफिट नहीं होता, आप ये चीज़ एग्री कर रहे हैं कि आपको EMA से अगर बेनिफिट नहीं होता तो आप EMA मत यूज़ करिए। हाँ, मतलब जब भी मैं, आपने जैसे कहा कि जैसे आप स्क्रीनशॉट लेते हो, मुझे उसमें तो मुझे आप मुझे मुझे कंफर्मेशन। आप मुझे एक बार जैसे अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाएंगे ना, एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहे हो, तो बहुत बहुत क्लियर पता चलेगा, अगर पॉसिबल है तो मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा कि कहाँ दिक्कत आ रही है। वरना आप स्क्रीन शेयर करना, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है अभी, हाँ। तो यहाँ पे आप मेरा एरो देख पा रही हैं, यू आर प्रेजेंटिंग, मैं यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ तो आप प्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, एक सेकंड। यार 12 तो बचे नहीं, अभी काफी लोगों ने लीव कर दिया, किस किसने कर दिया, मयंक है, शिवा है, शिवा बैठे हैं भाई। बैठा है, अरे मैं भी भाई, बैठा है, और यश भी बैठा है अपना। चलो कोई नहीं भाई, मार्केट में लेवल भी तो रहना चाहिए ना यश भाई, कि सब लोग अमीर हो जाएंगे तो कैसे चलेगा, इकोनॉमी वर्क नहीं कर पाएगी ना, सही बात है। तो भाई लेवल सही बात है, सही मेंटेन बात करना पड़ेगा। प्रिंस वाला आईडी पे एक बार डिस्कस करना, जब हमने निर्णय करा था वो शायद 10 विल हैव मोर काउंट्स सर आप ही कर दो सर, है। थोड़ा थोड़ा बोल बोल है। सर हाँ का ही सर, आप आइडिया, ही बता दो। सर का ही आइडिया था ना, हाँ सर ने तो बस मेरे को मतलब बताया था, मेरा तो उसमें कोई वो नहीं योगदान नहीं। अच्छा सर, आप उसके बारे में बात कर रहे हो क्या, हाँ हाँ, क्लास वाले के बारे में? एग्जैक्टली कि हाँ बताओ बताओ सर, आप ही बताओ, आप अच्छा बताओ। मैं यही कह रहा था कि ये क्लास अगर हम ड्यूरिंग द डे रखे ना तो हम लोग काफी लाइव चीजें डिस्कस कर पाएंगे, बिकॉज हम लोग चार्ट तो करते हैं, हम लोग बैट स्पिनिंग में 12:30 1 o'clock कनेक्ट कर जाए 2-2.5 घंटे के लिए, और वहीं पे काफी कुछ डिस्कस हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब मुझसे आई गेस नहीं हो रहा है ये, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगी उसका, कि जहाँ पर मुझे से हर्डल आता है 4 आवर्स या 1 आवर पे। ठीक है, मैं एक बार अपनी स्क्रीन दिखाता हूँ, आप ओके, मुझे लास्ट ट्रेड बता दो अपनी, लास्ट। मतलब जहाँ पे आपको लेटेस्ट हर्डल आया था, तो मैं आपको मुझे एग्जाम्पल। एवरी टाइम यही प्रॉब्लम आती है कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड उसमें कम हो जाता है, जस्ट बिकॉज मूविंग एवरेज आ रही है। अदरवाइज अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस सिर्फ ड्रॉ कर रखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मूविंग एवरेज के चक्कर में कुछ वो रुकता जरूर है वहाँ पे, एक बार चाहे बुलिश कैंडल डॉजी बनाए, कुछ भी बनाए, बट देन इट कम्स बैक। अच्छा, आप मूविंग एवरेज सही तरीके से यूज करते हो, मतलब एक चीज मुझे बताना कि आप मूविंग एवरेज, मतलब ये तो नहीं कह रहे कि सेम टाइम फ्रेम की मूविंग एवरेज? नहीं, मैं सिर्फ काउंटर ट्रेड्स की बात कर रही हूँ, जैसे मैंने काउंटर ट्रेड लिया और नॉट ट्रेंडिंग नहीं, मार्केट मैं में नहीं। एक सेकंड मैम, मतलब मैंने जो कहा आपने सुना, मैंने ये कहा कि आप सेम टाइम पे मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो, ये मैं कह रहा हूँ सेम टाइम फ्रेम पे, हाँ, जैसे सेम टाइम एज इन 4 आवर एंड 1 आवर, बस ये मल्टी टाइम में इसी को जैसे रखती है ज्यादातर। जैसे एक एग्जांपल में शो करता हूँ, ये पर रुको, मैं इसको 20 करता हूँ। अभी जैसे सपोज कैट CHF है, उसमें अगर 21 मूविंग एवरेज आप रखोगे, तो जब तक आपकी दी हुई कंफर्मेशंस लाइक इनगल्फिंग हो गई और मॉर्निंग स्टार या कुछ भी इस तरह से बन रहा है, तो 21 मूविंग एवरेज बहुत ही क्लोज होती है, तो काफी बार मैं उससे ट्रेड्स नहीं ले पाती। ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब यहाँ से आप बाई की ट्रेड ले रही हो, ठीक है, तो आप इसी वाली मूविंग एवरेज को कंसीडर कर रहे हो ना, यही बोल रहे हो, ये बोल रहे हो। राइट, यस ठीक है, यस, अब मैं आपसे बोलता हूँ कि इसको सही तरीका क्या है।
आप इसको गए डेली में, ठीक है। हम्म, अब आप इसको डेली में भी देखोगे और डेली वाला एरिया मार्क कर लोगे। एक सेकंड को डेली का एरिया मार्क कर लिया, ठीक है। और आप 4 आवर पे गए और 4 आवर का एरिया आपने, फॉर एग्जांपल आप 1 आवर पे ट्रेड लेते हो ना, मार्क कर लिया और अब गए 1 आवर पे। आपका एंट्री का टाइम फ्रेम यही होता है ना। यस 4 आवर्स और 1 आवर। तो अब आप अगर 1 आवर पे टाइम फ्रेम पे आप यहाँ से कोई बाई की ट्रेड लो, है ना, यहाँ से फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे जा रही है, ये रेजिस्टेंस है हमारा, ठीक है। यहाँ पे आपने ट्रेड लिया और आप सोच रहे हो कि आपके ट्रेड का टेक प्रॉफिट कहाँ तक होना चाहिए एटलीस्ट, तो पहला टेक प्रॉफिट आप इस लेवल को लोगे। तो इसलिए हम ईएमए यूज करते हैं ज़्यादातर, कि आप बॉबी के उसमें भी देखते हो ना, जैसे मैं भी कभी कभी उनके तरीके से, अगर उनका आइडिया यानी कि आप जब प्रॉपर्ली ये पॉइंट कह रहे हो प्रिंस साहब। सर आपकी आवाज़ थोड़ी कट गई। मैं कह रहा हूँ प्रिंस साहब ये पॉइंट बना रही कि अगर आप प्रॉपर्ली अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क नहीं कर पाते हो तो आपको ईएमए यूज करना चाहिए। हाँ, तब यूज करना चाहिए Okay. उस पॉइंट पे, जब आप एक बार प्रिंस दोबारा समझाओ, मुझे नहीं समझ, क्लियर नहीं हुआ ये। ठीक है, मैं आपको वापस अच्छा किसी और चार्ट में बताता हूँ, इसमें मैंने सपोर्टेड रेजिस्टेंस बनाए नहीं हुए, मैं आपको बताता हूँ। एयूडी एनजेडी एयूडी यूएसडी है मैंने, एयूडी एनजेडी इस वक्त। तो अभी हम देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस के ऊपर था, ठीक है। तो वैसे तो इसमें एक बाइंग पैटर्न दिख रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो पहला आप अगर 4 आवर के हिसाब से चलते हो, सेम टाइम फ्रेम में आपने ईएमए दिख रहा है, हर चार्ट में आपका अलग ईएमए होगा। अगर हम बाय ट्रेड ले रहे हैं तो बाय ट्रेड के हिसाब से आप, अगर आप 4 आवर में देखो तो आपको यहाँ पे कोई हडल नहीं दिख रहा है इसके बीच में ना। अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करके देख रहे हो कि भाई आपको कोई हडल दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, तो आप क्या करोगे, आपने यहाँ से बाय की ट्रेड लेनी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एक लॉन्ग पोजिशन ले लेते हैं, उसके बाद ही स्टॉप पोजिशन लगाते हैं। तो आप ऐसा देखोगे कि जब मार्केट आपकी ईएमए तक पहुंचेगी, तो ये ईएमए क्या है, ये एवरेज पॉइंट है ना। तो आप इस ईएमए को मार्क कर लोगे ऐसे करके, कि ये ईएमए आपका वैसे से चेंज भी होता रहेगा थोड़ा थोड़ा, एक सेकंड उसमें मार्क करो। तो ये आपका एज अ सपोर्ट या रेजिस्टेंस भी काम करता है। तो आप जब प्राइस ये आपको ऊपर जा रहा हो ना, तो आपका प्राइस जब इस पे जाएगा तो थोड़ा सा, आपने कहा ना जैसे कि थोड़ा सा वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा फिर ऊपर चल जाएगा ना। लेकिन यही ट्रेड थोड़ा बहुत आप होता है। 1 आवर में चले जाओ, ठीक है। आप ये ट्रेड 1 आवर में जा रहे हो, ठीक है। अब 1 आवर में आपने यहाँ पर कहाँ पे बाइंग पैटर्न देखा था, लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये लोएस्ट पॉइंट है, नहीं यहाँ नहीं बना, ये बन रहा है, यहाँ कोई पैटर्न ऐसे बन नहीं रहा है। दूसरा चार्ट लेते हैं, तो इसमें कोई पैटर्न दिख रहे हैं 1 आवर के टाइम। हाँ बट अगर इन केस मैं इसको देखूँ तो एयूडी एनजेडी जो आप देख रहे थे, उसमें हम लोग कई बार जैसे बॉबी एनालाइज करते हैं मॉर्निंग में, तो वो ट्रेंड लाइन बना देते हैं ताकि वो कोई अपना लोअर लो नहीं बना रहा है, एज इन हायर हाई बना रहा है ट्रेंड लाइन के साथ, तो भी हम लोग कई बार ट्रेड ले लेते हैं ना। जैसे अभी ये लास्ट इसमें था, एज इन इसने कुछ भी कोई भी कैंडल नीचे ब्रेक नहीं करी है, तो वो ट्रेंड लाइन बनाएंगे अगर हम इसके साथ ऐसा कुछ बनाएंगे, एग्जैक्टली वेक टू वेक करके हम लोग आगे कर देते हैं, ताकि जिस तरह से वो एनालाइज करते हैं मॉर्निंग में। मतलब आप भी देखोगे, आप मेजर हाँ मतलब अगर इन केस 4 आवर पे एंगल्फिंग है और 1 आवर पे अगर हम इस तरह से ट्रेड लें तो हम लोग सोच सकते हैं कि ये आगे जा सकता है। बट अगर मैंने 1 आवर पे ही एंट्री ली है और सपोज 21 मूविंग एवरेज सपोज क्रॉस हो चुकी है, वो सपोर्ट लेके जा रहा है और 4 आवर की बहुत क्लोज है 21, तो मुझे वहां पर क्लोज करना पड़ता है, जिस वजह से शायद मेरा रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठ पा रहा। अब इस एग्जांपल में आप देखो आपका 4 आवर कितना ऊपर है। आई मीन मेजरली होता ये है कि बहुत हर्डल है, तो मेरा क्वेश्चन यही था कि क्या ये इंपॉर्टेंस देनी चाहिए मूविंग एवरेजेस को, या सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड एज इन ट्रेंड लाइंस के साथ चैनल में ही वर्क करें सिर्फ। आपका क्वेश्चन, मतलब मैं बताता हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसा है कि क्या मैं बिना ईएमए के वर्क कर सकती हूँ या मुझे ईएमए की जरूरत है ना। मतलब बाद में लगता है कि वो टीपी भी हिट कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट मुझे क्लोज जल्दी करना पड़ता है ट्रेड। हाँ, तो आपको ईएमए की जरूरत नहीं है, सिंपल है कि आपके सपोर्टेड रेजिस्टेंस अच्छा वर्क कर रहे हैं और आप बट आप
करते हो उस पे इतना नहीं, वर्क मैं नहीं करता। आपने इतना पढ़ा है, तो मैं मेरा वही क्वेश्चन था मैं कि मैं इतना इम्पोर्टेंट है, मैंने वही तो बताया आपको स्टार्टिंग में कि मैं ईएमआई यूज नहीं करता। नहीं कर नहीं, मैं बस एक स्ट्रेटजी है, उस पे यूज नहीं करता हूँ। तो मैं ओके। ईएमआई मैं नहीं करता ईएमआई। मेरे को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं सही और लगा, जैसे आपको और सही नहीं और, लगा। और प्रिंस, इसमें इस केस में सबसे बेस्ट सिनेरियो ये नहीं कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लो आप। सर वही बात है, जैसे आप बताते हो कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लगाते हो, तो ट्रेलिंग स्टॉप एग्जैक्टली। लॉस में ये होता है ना सर कि हाँ जैसे आपका ये मार्केट अभी ऊपर जा रहा है ना, और आपका हाँ स्टॉप लॉस जितना डिफरेंस है और यहीं से मार्केट नीचे आ जाए, यहीं से अभी हाँ अभी आ रहा है ना, हाँ तो जी। वो हिट कर जाता है, तो आपको प्रॉफिट कभी कभी होता है, मार्केट जैसे बहुत टाइम होता है हाँ, सर। कभी कभी नहीं होता। अब उसमें हाँ हम लोग क्या करते हैं, मैं मोस्टली क्या करता हूँ कि जैसे उस टाइम पे आके 50-60% प्रॉफिट बुक कर देता हूँ और बाकी से मैं ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाता हूँ। तो मुझे अगर थोड़ा भी ऊपर मिल जाता है तो मेरा काम हो जाता है, वो प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो जाता है, आपका टीपी उसमें वेट नहीं करता। आपको एक्यूरेसी अच्छी चाहिए सर। मैं जैसे एक एग्जांपल हाँ बताता हूँ हाँ आपको। एक एग्जांपल ऐसा होता है कि मान लेते हैं हम एक सेकंड को, कि आप 10 ट्रेडें लेते हो, आपकी 10 की ट्रेड 10 ट्रेडों में से, जैसे ये आप 1:1 ले रहे हो, ठीक है सर। हाँ आप जी। 1:1 ले रहे थे आप, 1:1 ले रहे हो, तो आपने यहाँ पे, मैं वहीं पर आपका मार्क करता हूँ लॉन्ग पोजिशन। आपकी लॉन्ग पोजिशन 1:1 की खुल गई। ये हुआ कि एग्जैक्टली आप वाली सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन कि आपका जो प्रॉफिट था वो ऊपर गया है ना सर, आप ट्रेल करते करते ऊपर जा रहे हैं, है ना। और हाँ ट्रेल करने का मतलब सही अमाउंट ये हुआ कि आपने ट्रेल कर रहे हो, आप एटलीस्ट आपका स्टॉप लॉस और के बीच एंट्री के बीच का जितना डिफरेंस है ना, आप उतना ही ट्रेल करते हुए ऊपर जाओ, है ना? तो आप नहीं, मैं उतना तो ट्रेल नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, जैसे सपोज करो अब ये यही एग्जांपल ले लो हम्म, कि अभी जैसे कितना मैंने अपना फर्स्ट टीपी पे प्रॉफिट बुक कर लिया एक बारी को मैंने, हम्म, ठीक है। और मेरा शायद टीपी शायद इतना एक्यूरेट नहीं है जितना आपका शायद पहले हो गया, हम्म। ठीक है। थोड़ा सा टीपी थोड़ा सा नीचे हो गया, तो मैं उसके बाद क्या करता हूँ, जैसे मेरा ब्रेक इवन से ना मैं आगे बढ़ाता चला जाता हूँ अपना स्टॉप लॉस कितना में। परसेंट बुक करते हो, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, कितना परसेंट आप प्रॉफिट फिफ्टी बुक। परसेंट 50% प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ फर्स्ट टीपी पे। हम्म, सेकंड टीपी में उसके बाद में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करता हूँ। अब जैसे सपोज करो आगे मेरा 20 पिप्स का गैप है, 20-30 पिप्स के ऊपर से चल रहा है, तो हम्म। जैसे जैसे ऊपर चलता जाता है मैं अकॉर्डिंगली अपना 2-3 पिप्स 5 पिप्स 6 पिप्स अपना स्टॉप लॉस अपडेट करता चला जाता मतलब हूँ। एटलीस्ट 1:1 रखते हैं सर आप पहला टीपी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल मैं बिल्कुल। वही चीज़ कह रहा हूँ कि जैसे आपने 1% पैसा लगाया, एक पर आपने 100 रुपये लगाया, ठीक है। आपने हाँ 50% 1:1 बुक कर लिया, ठीक है। अब वन हाँ हाँ रेशियो वन आप जब 50% बुक कर रहे हैं, और आपका फिर आप उसको बाकी 50% आप चलने दे रहे हैं, है ना, ब्रेक इवन हाँ करके। और ऐसा हो रहा है कि ज़्यादातर वो 1:1 पे हिट हो जाए या फिर ऊपर हिट हो जाए। तो इस केस में ये होगा कि अगर आपकी एक्यूरेसी खराब है, तो एक्यूरेसी के चक्कर में आपका होगा कि आपने लगाया 1:, मतलब आपने लगाया 100 रुपये पर ट्रेड के हिसाब से, और आपका ज़्यादातर 1:1 हिट कर रहा है, क्योंकि आपका हाँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वर्क नहीं कर रहा। और 1:1 के हिसाब से आपकी अगर एक्यूरेसी है और आपकी 10 में हम्म। से 5 ट्रेड हिट हो जाती है, तो आप ऑलमोस्ट ब्रेक इवन या फिर लॉस में रह जाओगे। तो जब आपकी लॉस हिट होंगे, तो लॉस में भी आप ट्रेल नहीं कर पाओगे ना सर, कि आप ऐसा कर रहे हो कि लॉस के टाइम पे भी आधा नहीं, लॉस लॉस पूरा को तो हो। ट्रेड नहीं करता हूँ। जैसे यही सिचुएशन लो, हम्म, अब जैसे सपोज करो मेरा बाइंग बाइंग यहाँ पे जहाँ पे आपने लिया, और मेरा फर्स्ट टीपी जो है फर्स्ट रेजिस्टेंट पॉइंट है। हम्म। ये जो ये मेरा बाइंग जोन हो गया, नहीं, ये मैं ठीक बताऊँ, है। मैं एक और चीज़ बताने लगा। ये तो हो गया ना, ये जैसे ये फर्स्ट मेरा बाइंग जोन हो गया। फर्स्ट टिप फर्स्ट आपने यहीं फर्स्ट पे, फर्स्ट रेजिस्टेंट जोन, ये नहीं, ये नीचे वाला, नहीं यही नीचे मान वाला लो ना, नीचे। ये रेजिस्टेंस बता रहा हूँ मैं, कि 1:1 ये है कि ना, ये मैंने ये 1:1 वन मार्क इज किया। अच्छा 1:1 हाँ आपने लिया ना ये वाला ये। हाँ, हाँ, इस केस में तो फिर मेरा स्टॉप लॉस जल्दी हिट कर जाएगा। है ना। तो वही मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसे हम बिल्कुल। पॉजिटिव केस नहीं लेके चलेंगे। हम पॉजिटिव तो पॉजिटिव होता ही होता है, हमें अपना लॉस भी हम्म, देख रहे हैं ना, मिनिमम हम क्या लॉस कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल। सब लोग इस चीज़ पे ध्यान देना कि आपको ये कब करना है। कि आपको तब करना है सर, जब आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाए। वरना क्या होगा कि जब आपका लॉस हो रहा है, तब तो आप लॉस कम नहीं करो, आपने प्रॉफिट तो कम कर दिया अपना, लेकिन आपने अपना हाँ। लॉस नहीं कम नहीं किया। जैसे यही सेम चीज़ करता है वो, हम्म। क्या नाम है उसका, एक यूट्यूबर है, पाकिस्तानी यूट्यूबर फेमस है बहुत, उसका नाम बोल रहा हूँ, राजा बैंक। हाँ, राजा बैंक क्या करता है, यही चीज़ करता है। तो यही चीज़ क्या करता है, जब ऊपर जाती है ना मार्केट, तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है, लेकिन जब मार्केट नीचे भी जाती है तब भी वो अपना लॉस बुक कर लेता है। वो पूरा अपना 100 रुपये का लॉस नहीं कराता, वो यहीं पे 25 रुपये का लॉस खत्म करके अपना हाँ, वो 25। वो ये भी, ये सिद्धार्थ भी नेगी जी जो आए थे, ऋषभ नेगी थे, हम्म, उन्होंने भी यही बोला था कि आपको स्टॉप लॉस देना है तो उसमें भी आप ट्रेलिंग
स्टॉप वरना उससे आधा लॉस बुक करके बाहर निकल जाओ, इससे आपका आधा लॉस बुक ना हो तो और ये आप फिर से चीज, दोबारा जा पाए, हाँ, दोबारा जा पाए आप। ये चीज मैंने आपको ना एक और क्लास होनी थी जिसमें हम ना प्रॉफिट ट्रेडिंग सीखेंगे, लेकिन अभी मैंने वो होल्ड कर रखी है क्योंकि अभी सब लोग पहले प्रैक्टिस कर रहे हाँ, नहीं, नहीं, ठीक हैं। है, ठीक है। उसमें क्या और है एनीवेज जो ये इनको मैं बोलना चाहता हूँ, ईएमए बेसिकली एनीवेज लैगिंग इंडिकेटर है, वो आपको एग्जिट पे तो फिर भी बेनिफिट देगा, एंट्री पे बेनिफिट नहीं देगा आपको। मतलब आपको उसको यूज करना आना चाहिए बहुत अच्छा, जैसे बॉबी हाँ। बहुत प्यारा यूज करता है। एग्जैक्टली 1 आवर पे वो एंट्री पे सपोर्ट एज अ सपोर्ट यूज करते हैं 21 मूविंग एवरेज को, और ताकि वो ऊपर जा रहा है। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है, आई एम सॉरी आपकी क्लास को हो रहा है प्रॉब्लम। नहीं नहीं, कोई नहीं, इसीलिए तो क्लास है मैम। राइट, क्वेश्चन इज कि सपोज मैं एक स्टैंडर्ड लॉट लेती हूँ, एक स्टैंडर्ड नहीं, एज स्टैंडर्ड अकाउंट है मेरा, हाँ तो जी। मैं उस पे 0.05 या 0.10 करेंसी पे अभी इनिशियली मैं करती हूँ ट्रेड, तो मेरे को ट्रेल स्टॉप नहीं करना आता, या तो मैं पूरा प्रॉफिट बुक करती हूँ या एसएल होता है ऑब्वियसली हेड, बट मुझे एक तो ट्रेल स्टॉप जब आप क्लास लोगे तब बता देना। दूसरी चीज, एक क्वेश्चन जो और है वो ये है कि मुझे क्या 2 ट्रेड्स लेनी चाहिए, सपोज मैं 0.10 ले रही हूँ तो क्या 0.05 के 2 लूँ, बिकॉज मुझे नहीं आता बीच में कट कैसे करते हैं उसको। हाँ, मैं एक चीज आपको बताता हूँ पहले कि हमने एक चीज मैंने 2-3 बार शायद डिस्कस करी, सबने वो चीज नहीं ध्यान दी, तो मैं एक बार फिर से डिस्कस करता हूँ कि मैंने आप सबको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, बहुत इंपॉर्टेंट। उसी लिए मैं आपके सारे डाउट या फिर ये सब चीजें मैं भी आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वगैरह पढ़ा देता ट्रेलिंग वाला, लेकिन वो कंसेप्ट हमने क्यों नहीं पढ़ा अभी तक, हमने प्रॉफिट राइडिंग क्यों नहीं सीखा कि प्रॉफिट को कैसे राइड करना है, क्यों? क्योंकि मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, मतलब वो आपको हेल्प करेगी, सबको करेगी। क्या था कि स्टेजेस में मैंने आपकी जर्नी डिवाइड कर दी थी कि प्रॉपर आपको पता है कि आप 10 दिन में या कोई भी 12 दिन में या एक हफ्ते में नहीं बन पाएगा, मतलब आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है। तो उसके हिसाब से मैंने 3 स्टेज बनाया था। फर्स्ट स्टेज ये था कि फर्स्ट स्टेज आप तब क्लियर कर पाते हो जब आपकी एक्यूरेसी हो जाए एटलीस्ट 70% या 80% के आसपास, मतलब आपकी जो 10 में से 7 या 8 ट्रेड सही जा रही कंसिस्टेंटली, मतलब कंसिस्टेंटली लगातार अगर आप 100 ट्रेड ले रहे हो तो 60 से ज़्यादा आपकी ट्रेड सही है। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी मतलब 60 नहीं, आप 70 रख लेके चलिए कि आप 10 में से 7 या 8 बार सही हो रहे हैं, तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो गई, तब आप फर्स्ट स्टेज क्लियर करेंगे। उससे पहले आप लोग सारे लोग, मैं भी आपके साथ ही हूँ, 1:1 ही टारगेट करूँ। क्यों? क्योंकि आप ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे, इसकी वजह से क्या होगा ना कि आपका जब 1:1 से ऊपर जाएगा और वापस आके आपके लॉस में या ब्रेक इवन पे टच कर जाएगा ना, तो आपको वो बहुत हर्डल दे देगा दिमाग के अंदर, वो आपका एक सेटबैक दे देगा, आप कुछ दिन ट्रेड नहीं करेंगे पहले लॉस के बाद। पहला लॉस इन द सेंस ऐसा, जैसे अभी सब लोग ये चीज़ ट्रेड करें, जैसे कंपटीशन चल रहा है, जिसने पार्टिसिपेट किया तो वो चीज़ एग्री कर रहा होगा कि कोई ट्रेड अगर उसकी 20 तक चल जाए, $20, और वापस आके उसके $4 का स्टॉप लॉस हिट कर दे, तो उसको एक सेटबैक फील होगा कि इतना तो यार मेरे पूरे एक हफ्ते की मेहनत बिखर गई। तो उस सेटबैक से बचने के लिए मैंने सबको यही कहा था कि जब तक आपकी एक्यूरेसी 70 to 80% ना हो जाए, 1:1 ही टारगेट करो। क्यों? क्योंकि 1:1 ईजिली हिट हो जाता है, उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, तो उससे आपका जो मोमेंटम है ना वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, आप पीछे नहीं, सेटबैक नहीं मिलेगा आपको, आपकी साइकोलॉजी की वजह से। तो एज अ साइकोलॉजिकली भी इंपॉर्टेंट है अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना, इसलिए सब लोग अभी 1:1 ही टारगेट करना, जिससे आपकी एक्यूरेसी अच्छी करनी। और जैसे आपकी एक्यूरेसी हो जाती है 70% से ऊपर, तब हम सेकंड स्टेज पे आते हैं। सेकंड स्टेज हमारा होता है प्रॉफिट राइडिंग का, जिसमें हम प्रॉफिट राइड करना सीखते हैं, अपनी क्वांटिटी बुक करना सीखते हैं, है ना, अपना मतलब ब्रेक इवन लगाना सीखेंगे कि हमें ब्रेक इवन या फिर प्रॉफिट कहाँ पे। अभी आपको एसएल और टीपी हिट होने दो फर्स्ट स्टेज के अंदर, एसएल या टीपी, कोई ब्रेक इवन वगैरह मत लगाओ। मतलब ये मेरी राय है, बाकी बहुत कम लोग इसको फॉलो करेंगे, सोचेंगे नहीं यार हम तो प्रो बनना चाहते हैं, ब्रेक इवन लगा लेते हैं, तो आप वो चीज़ सीख नहीं पाओगे। तो इसलिए आप स्टॉप लॉस या फिर टेक प्रॉफिट हिट दो, और डेमो और रियल को सेम ही रखो, या फिर चैलेंजेस में पार्ट लेते रहना, वो सस्ता पड़ेगा। लेकिन सेकंड मैं बताता हूँ एक सेकंड कि सेकंड स्टेज क्या है। सेकंड स्टेज में हम प्रॉफिट राइडिंग सीखेंगे, जब आपकी एक्यूरेसी 70% से ऊपर हो जाएगी, तब मैं आपको बता दूंगा कि प्रॉफिट राइडिंग, वो लेक्चर इसलिए मैंने रोक के रखा हुआ है, वरना वो पहले आ जाता है, लेकिन उस हिसाब से मैंने मतलब अभी देखा नहीं, इनपुट नहीं देखा, तो इसलिए मैंने अभी बताया नहीं। तो वो मैं तब बता दूंगा जब मुझे लगा कि काफ़ी 3-4 लोग कम से कम फर्स्ट स्टेज को क्लियर कर पा रहे हैं, उनकी एक्यूरेसी 70% हो गई है, तो उसके बाद मैं बताऊंगा। सेकंड स्टेज में आप प्रॉफिट राइडिंग सीखते हैं प्रॉपर। और थर्ड स्टेज, जो थर्ड स्टेज इंपॉर्टेंट है, उसमें तो क्या होता है, आप इतना ज़्यादा श्योर हो जाते हैं कि आप पैरामीडिंग सीखते हैं। पैरामीडिंग मतलब आप पोजीशन ऐड करना सीखते हैं, मतलब एक ट्रेड अगर आपकी प्रॉफिट में है तो आप ट्रांचिंग उसमें, जिसे बोलते हैं, ट्रांचिंग जिसे बोलते हैं, यू ऐड योर विनर, यू कट योर लूजर। हाँ, मतलब आप विनर्स में और अपना मतलब कोई अगर ट्रेड आपकी प्रॉफिट में, तो आपको और पैसे लगा के उसमें और प्रॉफिट गेन करना है, तो वो चीज़ हमारा थर्ड स्टेज हो। जब हम सेकंड स्टेज भी पूरा अच्छे से सीख लेंगे तब। तो इसलिए मैम मैं वही कहूँगा कि अगर आपकी एक्यूरेसी 70% से ऊपर है, अभी है आपकी एक्यूरेसी? नहीं, 60 50 60% रहती है। कितनी ट्रेड्स के हिसाब से आप मुझे बताइए, 50-60% कितनी ट्रेड्स की? मैं वीकली थोड़ा आइडिया लगाती हूँ कि क्या प्रॉफिट आ रहा है, मतलब नहीं ऐसा नहीं तो नहीं 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 मैम, अटेंशन टू डिटेल वाला पॉइंट रखिए।
जो मैं कह रहा हूँ सॉरी। उस पर ध्यान देना। क्यों सॉरी नहीं, मतलब वैसे ही मैं बता रहा हूँ आपको, क्यों, क्योंकि यही चीज़ ना आपकी ट्रेडिंग में भी रिफ्लेक्ट होगी कि आप उस चीज़ में जो डिटेल आपको मिल रही होगी ना 4 आवर में, आप उसको कैच नहीं कर पाओगे। मतलब इस चीज़ का कोई भी बुरा मत मानना नहीं लेकिन नहीं नहीं, मैं यू मीन कि मैं जेनुइनली वन इंस्टा। मतलब मैं जेनुइनली चाहता हूँ ना कि आप सबका प्रॉफिट हो, इसलिए मैं वो चीज़ टोक देता हूँ बार-बार कि जैसे मैंने आपको एक पॉइंट कहा कि आप कितनी ट्रेड्स लेते हो, तो आपने वीकली बताया कि मुझे आप वीकली प्रॉफिट देखते हो। तो मैं वही पूछ रहा था कि कितनी एग्ज़ैक्टली कितनी ट्रेड्स आपने लिए हैं कि आपको लग रहा है कि आपका 50 टू 60% प्रॉफिट हो रहा है? की एवरेज 5 to 6 पर डे। नहीं, फिर आप नहीं समझे। टोटल टोटल आपने नहीं, आज तक कितनी ट्रेडें ले ली कि आपको लग रहा है कि आपका 50 टू 60% प्रॉफिट हिट हो रहा है? मैं मंथली देखती हूँ फ्रेंड्स। मुझे ऐसा होता है कि जैसे अमाउंट, जो भी अमाउंट है उसका कितना परसेंट मेरे को बेनिफिट हो रहा है उसका। उसका तो खैर ऑब्वियसली 50 नहीं होता है, बट मैं वैसे बता रही हूँ कितनी ट्रेड्स में ले रही हूँ, उसकी रेशियो कितने एफएल और कितने टीपी हिट हो रहे हैं, हाँ दोनों जी, चीज़। मैम मैं वही वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, नंबर ऑफ ट्रेड्स क्या थी? कि आपने 10 मंथली ट्रेडें ली, 50 ट्रेडें ली, मंथ में कितनी ली? मतलब मैं वही पूछ रहा हूँ। मैं फिर काउंट करके आपको बताऊंगी, बिकॉज मैं पर डे आपको बता रही हूँ ना। एवरेज आप 5 to 6 समझो मैं डेली लेती हूँ ट्रेड्स, जिसमें से कि एट टाइम्स 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव भी होती हैं, कई बार 4 पॉजिटिव निकलती हैं, तो ऐसा होता है। तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि अभी पहले मैं एक्चुअली दूसरी स्ट्रैटेजी पे वर्क करती थी। अभी हुँ, जब से आपकी क्लासेस देखी हैं, तो अभी फिलहाल कैंडलस्टिक्स पे मैं ट्राई कर रही हूँ। तो थोड़ा सा ट्रेड रेशियो मेरी इनफैक्ट कम हो गई है अब। हुँ, पहले हुँ। थोड़े ज़्यादा होते थे। तो आपकी जो पहले वाली स्ट्रैटेजी थी वो वर्क करती थी? हाँ, करती तो थी, बट थोड़ा सा होता है ना कि एडवांस लेवल, मतलब एज अ बिगिनर अगेन, कि हाँ बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपसे सीखने को मिलती हैं, तो नहीं, लेकिन सब आपकी कुछ। उसके साथ आप प्रॉफिटेबल थे? मतलब कितना मंथली कितना जनरेट कर पाते थे? टू बी ऑनेस्ट मैं पहले सिर्फ एसएमसी पे वर्क करती थी। स्मार्ट मनी और कॉन्सेप्ट? क्या यस चीज? यस। ये क्या चीज है? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, ओके। तो आई वी हैव टू स्टडी दैट। तो आप एसएमसी पे करते थे, तो एसएमसी पे आप कितना परसेंट जनरेट कर लेते थे? मैं मतलब एक कुछ बताना चाह रहा हूँ आपको, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। परसेंटेज तो मेरे को ऐसे नहीं मैं आपको बता पा सकती, मतलब मतलब मंथली आपने अगर मान लो आपका अकाउंट $1000 का था, तो आपने एक मंथ में कितना गेन कर लिया? ऑन एन एवरेज 200 टू 250 के बीच में। तो ये कितना मतलब 1000 का मतलब ये 20% हो मतलब गया 20 ना? 25% का रिटर्न हो गया ना एसएमसी पे। है ना? और एवरेज, हाँ एवरेज, एवरेज उनका, ठीक एवरेज। क्योंकि है। मैंने अभी तो सीखा ही था और मैं उस ठीक पे है, वर्क कर रही थी। ठीक है। तो राइट। आपको मैं एक बात बताऊँ, 20 टू 25 बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप एसएमसी में 20 टू और 25 मेरा सीखते जो टाइम फ्रेम था वो भी लोअर टाइम फ्रेम पे मैं पहले करती थी। अब मुझे एसएमसी लोअर टाइम फ्रेम पे ही होता है। बिकॉज हाँ राइट, बट जस्ट बिकॉज आई एम मैरिड और बच्चों के साथ मैं मतलब मैनेज नहीं कर पाती कि मैं इतने कम टाइम फ्रेम पे सारा दिन बैठी रहूँ। तो आई वांट कि मैं 4 आवर्स को देख के एनालाइज करूँ 1 आवर। अच्छा अच्छा, एक चीज़ बताना मैम, आपने एसएमसी वैसे मैं पूछ रहा हूँ कहाँ से सीखा था? सब कुछ मैंने यूट्यूब से ही देखा है। एसएमसी आपने आईसीटी के चैनल से सीखा था? आईसीटी? मैंने बहुत मिक्स एंड मैच करके देखा है हाँ, बहुत तो मैं कुछ। बताता हूँ कि आपने थोड़ा गलत एसेस में सीखा है। क्यों? क्योंकि आपने जब बोला ना कि आपको दिन भर बैठना पड़ता है। नहीं, सिर्फ आई राइट। मैम आपकी आवाज़ नहीं आई, यार फिर वो से पता है बोलिए। क्या होता है एक्चुअली फॉर। हाँ, वो पता क्या है एक्चुअली कि जब तक आप देखोगे कि आपने सपोज हायर टाइम फ्रेम पे जो आपका सेटअप है, हुँ, वो आप जैसे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं 4 आवर्स पे मतलब सेटअप एनालाइज करते हैं और 1 आवर पे एंट्री लेते हैं। हुँ। वहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि हायर टाइम फ्रेम पे हम लोग एनालाइज करते हैं, तो एंट्री लेने के लिए हमें थोड़े टाइम फ्रेम पे आना पड़ता है। तो बार बार देखना मार्केट को कि अभी कैसा सेटअप हुआ, अभी कैसा हुआ, तो वो एट टाइम्स मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी, तो वो इस वजह आपने से। मैम मैं बता तो रहा हूँ, आपने थोड़ा-सा एसएमसी पढ़ा होगा, लेकिन आपने थोड़ा-सा अलग पढ़ लिया। अब मैं बताऊँ कि एसएमसी में क्या होता है, आईसीटी एक चैनल है, अगर आप किसी को भी एसएमसी पढ़ना है ना, मैं एक बार आपको यूट्यूब में दिखा देता हूँ। मतलब वही क्रिएटर है एसएमसी के, मतलब आईसीटी एक चैनल है, मतलब वो सबके डैडी है, मतलब जो आज की डेट में पढ़ा रहे हैं ना। ये प्रिंस स्कैल्पिंग की तरह हो गया क्या एक तरह से? मैं बताता हूँ एसएमसी सर जो होता है ना, एसएमसी के कॉन्सेप्ट ज़्यादातर आपके फेयर वैल्यू गैप और एक से मैं बताता हूँ, एक सेकेंड ये खुल जाए, मतलब उनके अलग से कॉन्सेप्ट्स हैं। आईसीटी, बेसिकली सब कुछ मार्केट स्ट्रक्चर पे डिपेंड हाँ करता है, मार्केट स्ट्रक्चर भी। सब कुछ। और ओके। मार्केट स्ट्रक्चर तो मतलब उनका हो गया कि जैसे स्मार्ट मनी के हिसाब से मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन आप अगर प्योर पढ़ते इसके अंदर, मतलब ये चैनल है, अगर किसी को देखना हो तो ये चैनल आप मार्क कर लेना। अगर आप किसी को भी आईसीटी से पढ़ना है, और इसके अंदर एक वीडियो होगी जो आपको बता देगी, मतलब इनका बहुत अच्छा बहुत सारा डाटा है, मतलब ये सबके मतलब इतने ज़्यादा मतलब अच्छे हैं, मतलब सब लोग इनसे सीख के पढ़ते द इंजीनियर एंड क्रिएटर ऑफ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट।
तो मैम ने जिससे पढ़ा होगा, मैं समझ गया मैम को, मैम ने किसी थर्ड पार्टी से पढ़ा है जिनने इनसे मैंने सीख के सारा पढ़ा। मिक्स एंड मैच किया है। मैंने कुछ उडेमी से भी लिया था, कुछ की पीडीएफ ली थी, कुछ के टेलीग्राम से उठाए थे, हाँ। मतलब काफी कुछ स्मार्ट मनी का मैंने कैप्चर किया था। हाँ, तो ये 2-3 कॉन्सेप्ट मैम आपने मतलब ना थोड़े मिक्स कर दिए। मैं बताता हूँ कि स्मार्ट मनी में ना अगर आप प्रॉपर स्मार्ट मनी सीखते हो तो उसमें क्या होता है मैम, पता है आपको वो सबसे बेटर पड़ता है अगर आप अच्छे से सीख जाओ। क्यों? क्योंकि आपको पूरा दिन नहीं बैठना उसमें। मतलब कब बैठना है आपको? आपको क्या करना है, आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कैसे आप उसमें ट्रेड करते हो। एग्जाम्पल से अगर आपने प्रॉपर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख लिया तो हम एक बार न्यूयॉर्क की ओपनिंग में जाते हैं। न्यूयॉर्क की ओपनिंग सबको पता है ना, न्यूयॉर्क की ओपनिंग 5:30 पे होती है, ठीक है। तो 5:30 पे हमने क्या किया, मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेड करते हैं। 5:30 ज़्यादातर छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करना पड़ेगा आपको, 1 मिनट की कैंडल्स में, मतलब 1 मिनट 5 सेकंड। हाँ, मैं 3 मिनट्स पे देखती थी। मतलब आपका जैसा जैसे मतलब लोग करते हैं वैसे मैं बता रहा हूँ आपको। मतलब छोटे टाइम फ्रेम 3 मिनट में छोटा ही हुआ अपना, ठीक है ना। राइट। तो आप क्या करते हो, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिसको कुछ आइडिया नहीं है ना स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का, मतलब मुझे भी नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा वीडियोस वगैरह देखी, स्ट्रेटजी देखी है उनकी। तो उनका ऐसा होता है कि पहले तो वो कहने तो आप बहुत छुपे रुस्तम हो, सब कुछ पता है आपको। नहीं मैम नहीं, ये वैसे पा रहे हो। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या वो लोग मार्क करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे हम सबने पढ़ा है ना कि हायर हाई टूटता है तो एक नया लेवल बनता है ना, तो उन्होंने पहले रीसेंट हाई मार्क करते हैं वो कि रीसेंट हाई क्या है, मतलब आपका बनने से पहले है ना, और रीसेंट लो मार्क कर लेते हैं कि रीसेंट लो क्या है। इसी के हिसाब से वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसी हिसाब से वो एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं या फिर उसी हिसाब से सेटअप करते हैं। मतलब आपको आइडिया लगेगा, मतलब ये आसान नहीं है, थोड़ा सा ना मुश्किल जाता है सीखने में सब लोगों को। मतलब प्राइस एक्शन से थोड़ा मुश्किल जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे फेयर वैल्यू क्या है, प्रॉपर क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती है। एक जैसे एक एग्जांपल मैं दूं कि ये जो एरिया है ना, ये एरिया जो किसी भी कैंडल ने यहाँ पे सिर्फ इस कैंडल के अलावा किसी कैंडल ने शेयर नहीं किया, तो उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। चलो वो चीज़ मैं बाद में बताता हूँ। तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ से ना इसको प्ले करते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ से हम अब इसका हाई ब्रेक होता है या इसके हाई के पास से अगर कैंडल को जाती है ना, तो हम अगर सेल की एंट्री हमें दिखती है कोई, तो हम सेल। अब देखो, एक सेकंड पॉज हो जा, मेरा पॉज नहीं हुआ, चलो हो गया। अब इसमें क्या करते हैं हम, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, अगर हमें मिलती है कि नहीं मिलती, मैंने भी अभी आपके साथ ही देखा है चार्ट। मतलब इनके 2-3 कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो बहुत अपना बेसिक हो गया, एक होता है फेयर वैल्यू गैप। तो अगर इस पे आके मार्केट टच करती है ना, या इसके अराउंड ही कुछ होता है, तो हम यहाँ से सेल की ट्रेड ले सकते हैं। और ये जो तुमने डिप ली है इसको कैसे मेजर करते हो? मैं एक बार बता रहा हूँ सर आपको, एक बार देखते हैं कि मार्केट ने ली कि नहीं ली। नहीं फ्रेंड्स, इसमें आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरियाज सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं स्मार्ट मनी में। और ये इम्बैलेंस पे कुछ लोग करते हैं ट्रेड, एज एन ये सेकेंडरी है, बट इस पे जो है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो होते हैं, एरियाज होते हैं बेसिकली, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले या चोच बनती है उससे पहले, या एम्बोस होते हैं। तो इसमें हम कैसे ट्रेड करते हैं, जैसे कि आप जब ट्रेड करते हो तो आप न्यूयॉर्क ओपनिंग पे ट्रेड करते हो या दिन भर बैठ के, मतलब वो मुझे पॉइंट समझ गया कि अगर मैं ट्रेड करता। नहीं, मैं इवनिंग में नहीं करती ट्रेड, एज इन जब न्यूज़ टाइम होता है तो उसके बाद नहीं करती। 8 o'clock के बाद आधे घंटे के लिए देख लेती हूँ मार्केट, क्योंकि 8:30 के बाद मार्केट बिल्कुल मतलब खत्म हो चुकी होती है मतलब मेरे जो हिसाब से। मैंने आईसीटी देखा ना, मतलब कॉन्सेप्ट जो मैंने थोड़े बहुत देखे हैं, तो उसमें मैंने देखे थे मैक्सिमम कि आप का जो होता है ना मार्केट की किसी भी, जैसे फ्रैंकरेट हो गया या फिर लंदन ओपनिंग हो गई, ज़्यादातर ओपनिंग और क्लोजिंग टाइमिंग्स पे वो आपका वर्क करते हैं। नहीं, ऐसा आपकी आवाज़ कट गई। डेफिनेटली इसमें लिक्विडेशंस डेफिनेटली बहुत बहुत मैटर करती हैं, तो इसलिए हम लोग यूरोपियन सेशन ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि यूरोपियन में ही करें। और जब भी कोई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है तो उससे पहले मार्केट जो इन्वेस्टर्स बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो डेफिनेटली, आप आज समझा रहे थे ना कि रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस को मार्केट तोड़ती है, सपोर्ट बनाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपने बहुत बार देखा होगा कि वो सपोर्ट पे वापस जरूर आती है, उसके नीचे ब्रेकआउट देती है या लिक्विडेशंस होती हैं। वो लिक्विडेशंस एक्चुअली लिक्विडेशंस नहीं है, वो अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया को आके टच करती हैं।
एंड देन वो अपने ऑर्डर्स लेके वापस निकल जाती है। मतलब वही हुआ ना कि जिसमें रिटेलर्स जहाँ पे बाय करें तो आप वहाँ पे सेल कर रहे हो, है ना, उनका स्टॉप लॉस लेके जा रहे हो। वो इंस्टीट्यूशंस करती हैं, हम लोग नहीं करते, मतलब नहीं, हम तो रिटेलर्स ही है ना। एज अ आईसीटी हम उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अगर पता है ना, तो फिर उस केस में तो आप वहीं से बाय लिमिट उठाओगे या सेल लिमिट उठाओगे, है ना, आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा है। जहाँ पे रिटेलर्स का स्टॉप लॉस होता है ना, रिटेलर्स का जहाँ स्टॉप लॉस होता है वो तो डेफिनेटली हिट होगा ही होगा। तभी तो कभी भी मतलब आई विल सजेस्ट अदर्स, आपको तो पता ही होगा कि सपोर्ट्स, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस के नियर बाय तो कभी भी अपना एसएल मत रखो, नेवर। हाँ, तो हम तो इसलिए मतलब हमने डिस्कस किया काफी बार ये चीज। लेकिन आप जैसे मुझे बताओ कि आप जैसे फेयर वैल्यू कैप या फिर इन सब पे ट्रेड नहीं करते, मतलब उस पे भी मैं करती हूँ, हाँ करती हूँ, बट तो जरूरी नहीं है कि एक बार भी मार्केट सारा गैप फिल कर दे। नहीं, मैं आज ये चीज एक बता रहा हूँ। ट्रेड सेटअप आया था किसी का यूएस ऑयल पे, हाँ जी, जिन्होंने कहा था हेड शोल्डर्स बन रहे थे, वहां बन हाँ रहा जी, था, तो उसमें जब बॉबी ने कहा वो सपोर्ट पे है, तो मुझे थोड़ा डाउट था कि वो आएगा नीचे। रीजन उसका ये था कि वो बहुत ज्यादा गैप, वैसे अदरवाइज इम्बैलेंस। इम्बैलेंस था, वो गैप था। हम्म, हम्म, वो तो जैसे मंडे को शायद मार्केट ही बहुत गैप में ओपन हुई थी, तो वो इम्बैलेंस एरिया थोड़ा रह गया था उसका, सॉरी गैप जो था वो थोड़ा रह गया था। तो गैप इज डिफरेंट, इम्बैलेंस एरिया इज डिफरेंट। तो हाँ जी। इम्बैलेंस एरिया जरूरी नहीं है मार्केट एक बार में सारा कंप्लीट करती, कभी हाफ करके वापस थोड़ी पुल बैक लेती है एंड देन इट गोज बैक। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क कैसे करते हैं ये आप एवरी मतलब एवरी मार्केट स्ट्रक्चर जब ब्रेक होता है ना, जैसे अभी उन्होंने बताया कोई भी स्विंग ब्रेक होगा तो उसके बाद हम लोग ढूंढते हैं कि कहाँ पर हो रहा है। वो भी कुछ चीजों में हम लोग कई बार फिब लगाते हैं और ऐसे डिफरेंट लेवल्स होते हैं। तब हर बार जब मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तब निकलता है पॉइंट। मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये हो गया ना सर, हायर हाई और लो लो वाला बता रही है ना मैम शायद, या फिर मतलब जैसे मार्केट वर्क करिए उसका स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है तो हम एक्सपेक्ट करें कि उसका यहाँ से अप डाउन ट्रेंड मार्केट या जब अप भी ट्रेंड। नया स्विंग बनाती है तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो मतलब मैं बस वही आपको आइडिया दे रहा था, जैसे मैंने देखा था कि बहुत सारी स्ट्रेटजीज जो आईसीटी की है ना, वो आप मार्केट की ओपनिंग और क्लोजिंग, जैसे आपने ऑलरेडी आईसीटी पढ़ा है, तो आप क्या कीजिए, आप थोड़ा सा एक बार यूट्यूब पे जाके ना मार्केटिंग की ओपनिंग और क्लोजिंग से रिलेटेड वाली स्ट्रेटजी देखिए। तो उसमें आपको ना बहुत फिक्स टाइम पे बैठना होगा और बहुत कम देर के लिए, मतलब आप मार्केट में। मुझसे वर्क नहीं हो पाई, मैंने देखे हैं उनके काफी वीडियोस देखे हैं जो सिर्फ लिक्विडेशंस पे ही वर्क करते हैं। मतलब लिक्विडेशन होने से पहले, एज सपोज 12:30 मार्केट ओपन हो रही है तो वो लोग 11 बजे बैठ जाते हैं ताकि लिक्विडेशंस के टाइम पे वो लोग जितना निकालना है अमाउंट वो उसी टाइम निकाल लेते हैं एंड देन दे क्लोज ऑफ। नहीं, ये उसके बाद अलग है, नहीं। ये अलग है। एक और जो मैं बता रहा हूँ यानी कि उसमें, इसमें प्रिंस ये पॉइंट होगा कि यानी कि मार्केट में मूवमेंट आने से पहले ये लोग ट्रेड करके शांति से निकल जाते हैं। नहीं, इनकी सर बहुत सारी स्ट्रेटजी है, बहुत सारी। अच्छा। हाँ, एसएलसी में नहीं ऐसा होता जो मैं आपको बता रही हूँ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया, उसमें तो ज्यादातर टाइम प्राइस एक्शन में एटलीस्ट यू कैन वर्क। जब भी सपोर्ट पे आया, रिजेक्शन मिली, यू कैन गो अहेड। लेकिन उसमें तो आपको बहुत लंबा टाइम होता है। लेकिन हाँ, जब आपके इंटरेस्ट एरिया में आ गया या जब आपको लग रहा है कि 50 के हिसाब से भी थोड़ा बहुत वर्क कर रहा है तो उस टाइम पे आप, लेकिन उसमें बेस्ट पार्ट इज कि एसएल मतलब इतना ज्यादा बड़े नहीं होते। जैसे मैंने 4 आवर्स पे एसएल देखे हैं तो मेरे एवरेज 35 to 40 पिप्स निकल रहे हैं। लेकिन उसमें क्या होता है ना मैम, एसएल उसमें बहुत सारे लोग होते हैं कि जैसे अगर आप आईसीटी प्रॉपर प्योर चैनल से सीखेंगे ना, उसमें आपका उसमें ये होता है कॉन्सेप्ट कि मैं बताऊँ, उसमें बहुत लोग आईसीटी वाले और स्मार्ट मनी वाले चीटिंग करते हैं। मतलब चीटिंग इन द सेंस दिखाते टाइम चीटिंग करते हैं। जैसे आपने अगर सीखा हो कहीं से तो उसने ऐसा होता है, उसने यहाँ पे ट्रेड ली है ना, तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना, उनका 1:2 की ट्रेड्स होती है। लेकिन ऐसा होता है कि उनका वो एसएल बहुत कम हिट करता है, तो वो लोग क्या करते हैं, इस एसएल को जब उनका कम हिट होता है, उन्हें ऑलरेडी पता है, तो वो उसको यहाँ कर देते हैं, जिससे वो ट्रेड क्या लगती है आपको 1 से ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा। उसी हिसाब से अगर परसेंटेज लगाएंगे तो आपको 1:878 मिल जाएगा। लेकिन आप मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने ना आईसीटी का जो प्योर चैनल है जहाँ से सब लोगों ने सीखा है, जब सब लोगों ने फॉलो किया, तो उससे मैंने कभी कभी एक आध वीडियो देखी थी कि मेरे को बाद में शुरू करना था, तो मैंने बीच में आइडिया लिया था उस चीज़ का, तो मैंने उसमें देखा था। तो उसके हिसाब से मतलब स्टॉप लॉस जो आप कह रहे हैं वो एग्री कर रहा हूँ मैं। लेकिन अगर आपने कहीं और से सीखा है तो उस चीज़ में थोड़ा सा ना मैनिपुलेटेड चीज़ें भी होती है, उसमें क्या होगा कि आपकी एक्यूरेसी कम जाएगी। लेकिन अगर आप प्रॉपर आईसीटी का फॉलो करते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जैसे उन्होंने एग्जैक्टली सेम बताया, मतलब ये गेम तो मैम परसेंटेज की है। जैसे आपने बताया 20-25% आपका हिट हो रहा है ना, टेक प्रॉफिट हिट हो रहा है आपका। और मैं तो आपको यही राय दूंगा कि अगर आप इसकी मार्केट की ओपनिंग और क्लोजिंग वाली स्ट्रेटेजी देख लोगे ना, तो मैक्सिमम आपका आधा घंटा 45 मिनट जाएगा डेली का। वो भी न्यूयॉर्क ओपनिंग वाली सीख लेना, मतलब न्यूयॉर्क ओपनिंग से रिलेटेड वाली, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग सेम ही होती है, बस आप न्यूयॉर्क ओपनिंग के टाइम पे वर्क करोगे तो उसमें आपका बहुत कम टाइम जाएगा
और आपका मतलब अच्छा इनपुट हो जाएगा, मतलब 5.5 पे आप बैठे तो मैक्स टू मैक्स आपको 1-1.5 घंटा लग जाएगा, वरना मिनिमम आपको आधे घंटे में भी ट्रेड सेटअप मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने मार्क किया नहीं, कुछ है, ये कोई स्ट्रेटजी थी लेकिन मेरे को ध्यान में नहीं आ रही एग्जैक्टली ये क्या था, एक वर्ड था इसका, उसमें ध्यान उसका भूल रहा हूँ कि हायर हाई उन्होंने मार्क करते थे और लोअर लो मार्क करते थे, तो उसके हिसाब से वो ट्रेड ले लेते थे। तो अच्छा, इस बीच में कुछ भी ट्रेड मिलेगा तो लोग ले लेते हैं बड़े स्मॉल स्मॉल एसएल के साथ। स्मॉल एसएल के साथ या फिर मतलब थोड़ा सा एसएल मार्क करके चलते हैं, जैसे 1:1 के साथ आपने स्टार्टिंग, मतलब बिगनर, आप जितने बिगनर हो मतलब इन द मतलब लॉन्ग रन आपका एसएल अपने आप सर छोटे होते रहेंगे, क्योंकि नहीं, आपको एसएनसी वाले बीच में नहीं कूदते, मतलब ये है कि सेटअप आया तभी जाएंगे, हाँ अगर बहुत बाय चांस मिस हो गया तो फिर नेक्स्ट सेटअप की वेट करते हैं। हाँ मतलब बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स करते हैं, मतलब मेरा एक दोस्त करता है, मतलब ऐसे जानने वाला है, तो वो क्या करता है कि वो हफ्ते हफ्ते भर अगर उसको एक ट्रेड भी नहीं मिली तो वो नहीं करेगा, मतलब डिफरेंट सेटअप्स पे, जैसे उसने 3-4 सेटअप फॉलो करता है, एक सेटअप पे अगर उसको एक हफ्ते में भी एक ट्रेड मिलती है तो वो लेता है, वरना नहीं लेता है। मतलब बहुत स्ट्रिक्ट रूल चाहिए होता है सर इसमें, कि आपको प्रॉपर वो रूल फॉलो करने हैं जो सेटअप के लिए बने हुए हैं। वो चीज़ें हम मतलब अगर आप ये सब चीज़ें सीख लेंगे ना तो उसके बाद मैं मतलब आईसीटी स्टार्ट करूँगा, लेकिन उसके लिए तब हाँ करेंगे। ठीक है, इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट। हाँ, ये लेकिन वो तब हम करेंगे, अब क्या पता मैं आगे ज़रूरत, करेंगे। लेकिन हमें हाँ करेंगे तो, लेकिन क्या पता हमें ज़रूरत ना भी पड़े, अगर हमने इसमें बहुत अच्छा बैक टेस्ट कर लिया और कुछ बहुत अच्छा प्राइस एक्शन से हमें मिल रहा है, मतलब मैक्सिमम अगर 8 to 10% से ऊपर अगर कंसिस्टेंटली अगर हमें मिल रहा है तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक चीज़ बताता हूँ, बस ये होगा कि हम छोटे टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग वाली कोई स्ट्रेटजी अगर हमें काम मिल जाती है 2 मिनट में 5 मिनट में तो हम उससे भी काम चला देंगे, वरना आईसीटी लॉन्ग रन में सीखेंगे, अभी नहीं। पहले हमें मतलब प्राइस एक्शन अगर हमारा बहुत अच्छा होगा तो हमें एक बेनिफिट इन मिलेगा। शॉर्ट पता है क्या है, इन शॉर्ट है कि आपकी, वो कहते हैं ना कि पासबुक में पैसे अगर आ रहे हैं ना तो आपको फिर स्ट्रैटेजी टू स्ट्रैटेजी भागने की जरूरत नहीं है, आपको जितना चाहिए वो अगर आपके वो फुलफिल हो रही है डिमांड्स तो फिर आप यू वोंट जंप एनीवे, तो मतलब ठीक है, बेटर वही है कि हाँ प्राइस एक्शन इज गुड बट वो थोड़ा सा एडवांस है। हाँ ये मतलब उसमें ना हम प्रॉपर मार्केट के स्ट्रक्चर, मतलब हम एक तरीके से मार्केट को रीड करना सीखते हैं अच्छे, बहुत अच्छे तरीके से, एडवांस तरीके से। लेकिन बस एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जैसे कि प्राइस एक्शन किसी की ऑब्जर्वेशंस हैं, वैसे ही सेम आईसीटी भी किसी पर्सन की ऑब्जर्वेशन है, वो तो एक सिंगल पर्सन की ऑब्जर्वेशन है आईसीटी, एक सिंगल बंदे ने बनाई है, तो ऐसे ही सबकी ऑब्जर्वेशंस है। तो अगर आप अपनी जैसे लोग अपनी स्ट्रेटजीज अपनी कॉन्सेप्ट कैसे बनाते हैं, अगर आप और मैंने भी कुछ ऑब्जर्व कर लिया और हमारी चीज़ वर्क करने लगी तो हमारी स्ट्रेटजी हो जाएगी, तब लोग उसको नाम फॉर एग्जांपल देंगे, मैम का नाम क्या था, पीयू मैम था, जैसे मैम का नाम पीयू था तो पीयू स्ट्रेटजी, और नितिन सर का हो गया कि नितिन सर स्ट्रेटजी, तो हम पढ़ेंगे नितिन सर आपका पूरा नाम क्या था? नितिन खेरा। तो एनके स्ट्रेटजी हम डिस्कस करेंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे होंगे कि देखो भाई आज हम एनके स्ट्रेटजी पढ़ने वाले हैं, तो ये सेम ही यहाँ बात पे है। स्मार्ट राजा, वो उस दिन ऋषभ सर जब आए थे तो उन्होंने भी यही बात बोली थी कि स्मार्ट राजा कॉन्सेप्ट, राइट, तो वो हर कोई अपना नाम लेके दे कैन गो अहेड, हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट। मैं तो अपना पक्का बनाने वाला हूँ, मैं तो बहुत ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ एक डायरी में, उसको बैक टेस्ट कर रहा हूँ। मैंने यही चीज आपको बोली कि आप बहुत छुपे रुस्तम हो, सब कुछ पता है आपको, लेकिन यू ऑलवेज से कि नहीं 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 आई डोंट नो, मैं आपके साथ ही सीख रहा हूँ एंड ऑल, आई नो कि यू नो एवरीथिंग। नहीं नहीं मैं मतलब वो बैक टेस्टिंग वाले स्टेज पे हूँ ना मैं, क्योंकि अभी मैं सारी चीजें मतलब वो चीज अभी हार्डकोर नहीं है, क्या जैसे अगर क्या बोलते हैं, अभी कंसोलिडेशन मोड पे, ब्रीदिंग स्पेस पे है ये। हाँ तो वही चीज है, जैसे ही वो उसका प्रूफ हो जाएगा एज इन तब। और एक चीज इंपॉर्टेंट थी कि सब लोग, अगर मैं देखूंगा कितने लोग हैं मीटिंग में, कि आपको 8-10% में बार बार इसलिए बोलता हूँ ना, एक सेकंड, है 7 लोग, 6-5 लोग तो होंगे, तो हम 8 या 10% जितने भी लोग हैं यहाँ पे, तो मैं उनको 8 या 10% क्यों बोलता हूँ, अगर आपका 8 या 10% किसी भी स्ट्रेटेजी से आ रहा है तो आपको बस उसी स्ट्रेटेजी को फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि हमारा गोल मेन, मैम सब आप सब एग्री कर रहे हैं कि हमारा मेन गोल पैसा कमाना है ना मैम, सर आप भी एग्री कर रहे हैं, तो सर को, नितिन सर को तो ये बात पता ही है। तो अगर हम 8 to 10% अर्न कर पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम अपना फंड दांव पे नहीं लगाएंगे, हम प्रॉप फंड्स का एग्जाम देंगे जहाँ पे 8% हमारा टारगेट होता है अचीव करने का, जब हम एग्जैक्टली। इजिली कर पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे मैम, एक्स्ट्रा फंड्स पे टारगेट करेंगे। जैसे हमारे पास अभी 10K का एग्जाम क्लियर किया आपने, फिर 20K, 100K, 300K, ऐसे करके, मतलब अगर आप चाहोगे, अगर आपके पास एक स्ट्रेटेजी भी है ना, अगर आपके पास एक सॉलिड स्ट्रेटेजी आ जाती है 8-10% वाली, तो आप मिनिमम बहुत कम टाइम में, मतलब 4 महीने में आराम से आपका फंड मतलब 300K, 400K, 1 मिलियन से भी ऊपर जा सकता है अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेंगे तो मेन हमें यही, अग्री, आप बैक टेस्टिंग तो शुरू करवाओ। बस बैक टेस्टिंग में हम शुरू कर रहे हैं, कोर्स पूरा हम खत्म कर लें तो उसके बाद बस संडे तक का टारगेट करते हैं कि इसको संडे तक कंप्लीट कर लें हम, ताकि हम बैक टेस्टिंग शुरू कर पाए फिर अच्छे से। मैम आपकी आवाज़ कट गई, आपने
गाइस कुछ बोल रहे थे या फिर नहीं कुछ नहीं, मैंने कहा ठीक है आप बता देना जैसा ठीक भी है, रहे, ठीक क्लासेस के टाइम में एवरीथिंग। ठीक है। तो आज की क्लास में अगर किसी को डाउट है, मैं किसी को भी डाउट है तो मुझे भी बता दो। हाँ मुझे एक डाउट है, ट्वीजर टॉप मुझे नहीं समझ में आया था कि उसमें कंफर्मेशन कैंडल चाहिए हमें। और ट्विज़र टॉप में क्या था? ट्विज़र टॉप में हमें कंफर्मेशन कैंडल नहीं चाहिए थी, हमें बस ये चाहिए था कि उसका लो ब्रेक हो जाए। जैसे कि एक सेकंड मैं कोई ट्विज़र टॉप फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम एक सेकंड के लिए बस, ये चलो ये है शायद, नहीं ये भी नहीं है, ये होगा शायद, एक बार मैं इसको देखूँ, लेकिन ब्रेक हो रहा है ये थोड़ा सा, बहुत छोटा सा ब्रेक है। या फिर हम इसको मान लेते हैं, इसको अच्छा एग्जाम्पल है, ये है नहीं ट्विज़र टॉप, ये बहुत आपको आंखों से सेम लग रहा होगा लेकिन फ़र्क है इसमें एक पिप से ज़्यादा का फ़र्क है। मैं देखने से बता दूंगा, ये मेरे को आइडियल तो ये तो मेरे को आइडिया लग जाता है कि इसमें फ़र्क है। तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये ट्विज़र टॉप है, ठीक है, तो सब लोग जिनको समझ आए वो भी देखना। तो ट्विज़र टॉप में हमें सीसी की जरूरत नहीं है, हमें सेलिंग पैटर्न में एक रेड सीसी चाहिए होती है, उसकी जरूरत नहीं है। हमें क्या है कि जो पैटर्न का लो है, पैटर्न हमारा क्या है 2 कैंडल्स का, तो ये 2 कैंडल का जो पैटर्न है, मैं एक पैटर्न भी मार्क करता हूँ आपको कि आपको समझ आए कि जो पैटर्न है वो ये है, 2 कैंडल्स का जो बीच में 2 कैंडल आपकी, ये पैटर्न है। तो पैटर्न में जिसका भी लो होगा ना उसको हम कंसिडर करेंगे और वो मार्क कर लेंगे। तो जैसे ही कोई भी कैंडल उसका लो ब्रेक करे, चाहे रनिंग में ब्रेक करे, हम एंटर कर जाएंगे। ये था ना कॉन्सेप्ट उसका। ओके यू मीन ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए बस, चाहे वो ब्रेक हो चाहे बॉडी हो। ग्रीन या रेड दोनों में से, इन दोनों जो पैटर्न का लो, पैटर्न का लो, पैटर्न आपसे पैटर्न का लो बताया था आपने। हाँ, तो हमारा ग्रीन और रेड मिला के एक पैटर्न बन रहा है ना मैम, 2 कैंडल को मिला के एक पैटर्न बनता है। तो पैटर्न का लो जैसे चाहे वो ग्रीन का, जैसे आप इसमें देखो इसमें रेड का लो है ना, और इनकी ओपनिंग एक जितनी होनी चाहिए ना? हाँ जी सर, इसकी ओपनिंग एक जितनी होनी चाहिए ना, ये बताया था ना आपने क्या? बिल्कुल सेम। या फिर अगर बिल्कुल डिफरेंस हो रहा होगा ना, अगर डिफरेंस आपको दिखता है तो 0.5 0.5 का। हाँ, मतलब 0.5 पिप ओके। का, मतलब एक पिप से आधे का। हम्म। तो उस केस में हम इसको कंसिडर कर लेंगे, वरना एग्जैक्ट सेम भी होती है। मतलब बहुत सारी ट्रेड मैंने उस दिन दिखाई थी जिसमें बिल्कुल एग्जैक्ट सेम भी थी, जैसे इनका भी डिफरेंस है, मतलब बहुत सारे आपको पैटर्न मिल जाएंगे जिसमें एग्जैक्ट सेम भी होता है आपका। तो उसमें बस हमें तब करना है कि उन एग्जैक्ट सेम या फिर 0.5 का डिफरेंस है, दैट्स इट। बट उसमें हम ले सकते हैं, और 15 जो कैंडल्स हैं वो अनब्रेकेबल हो, मतलब 15 डेज का ऐसा कुछ, राइट? 15 to 20 कैंडल्स अप ट्रेंड में होनी चाहिए, और उसका जो 3 to 5 डेज का अनब्रेकेबल होना चाहिए। हाँ 3 to 5 डेज उसका हाई अनब्रेकेबल होना चाहिए। जैसे मैं हाई अनब्रेकेबल। 1 2 3 4 5 6 तो इसमें है, तो इसको शायद हम कंसिडर कर सकते हैं, इसको कंसिडर कर लेते हैं। और अगर हम एंटर करते हैं तो हमें 1 रेशियो से तो काफ़ी ज़्यादा मिल जाता, तो आपको कितना मिलता, शॉर्ट पोजीशन करते हैं यहाँ से। तो 3 to 5 डेज का हाई ब्रेक होना चाहिए, यानी कि इसका आइडियल टाइम फ्रेम क्या बनता है प्रिंसेस का? ये 4 आवर के हिसाब से बता रहा हूँ सर मैं आपको, 3 to 5 हाँ जी, डेज। हाँ जी, ठीक है। तो अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में ले जाएंगे तो उस हिसाब से डिवाइड कर लेंगे। हाँ, यानी कि 3 to 5 24 आवर में आपकी कितनी कैंडल आती हैं आपकी? ये 4 आवर की 6 6 कैंडल। 6 कैंडल 6 कैंडल होंगे ना? हाँ, तो 6 कैंडल ठीक है। नहीं, वो 15 से 20 तो इन जनरल है, आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे हाँ, तो मतलब 15-20 कैंडल आपको चाहिए। वो फिर आपके 3-4 डेज का हाई हो ही गया, या टॉप हो गया, क्योंकि आपका ठीक है 120 और 150 को अगर 1 आवर में जाते तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो 1 आवर में हमारा हो जाएगा ऑलमोस्ट 1.5 डे, 1 से 1.5 डे, कि हमारा 1.5 और 1 डे में हमारा लो या हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए 1 आवर के हिसाब से। उस हिसाब से हम वो उसको 1.5 से 2 दिन का ले सकते हैं ना। हाँ, मतलब 1.5 से 2 दिन या 1 से 1.5 दिन, उसी हिसाब से हम उसको लेके चलेंगे। तो मैम हम इस कैंडल में एंट्री कर देंगे एग्जैक्ट, जो ये कैंडल फॉर्म हुई ना, अच्छा कैंडल क्लोज होते ही हम लोग एंट्री लेते हैं, नहीं रनिंग क्लोज नहीं, रनिंग कैंडल में। रनिंग में ही ले। जैसे पैटर्न का लो ब्रेक होता है वैसे। हाँ मतलब फर्स्ट कैंडल क्लोज होने के बाद सेकंड ने जैसे ही इसका लो तोड़ा तभी हम एंट्री ले लेंगे। नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले ये समझो ट्विज़र जो टॉप होता है, ट्विज़र टॉप वो 2 कैंडल से मिलके बनता है, ये आप क्लियर हो? राइट ये ट्विज़र टॉप फॉर्म हो गया। रेड की आइस बिग पॉज स्लाइटली सी ऊपर है, बट आपके वो हाँ, चलेगा। हम मान के चल रहे हैं अभी, ये ट्विज़र टॉप फॉर्म हो गया, ठीक है मैम। अब इसमें मुझे एक चीज़ बताओ, एक सेकंड, शायद ये लाइंस की वजह से आपको दिख नहीं रहा। आपको इन दोनों के अंदर ये जो कैंडल बनी है इसमें लो किसका है? दोनों कैंडल्स में से लोएस्ट पॉइंट किसके पास है? ग्रीन इसके पास। हाँ बिकॉज रेड की विक उसके उससे भी हाई की है।
अच्छा, मैं समझ गया आपकी गलती कहाँ पे। ओके। आप ना इसको हाई कैंडल, इसको हाई बोलते हैं, ऊपर हाई बोलते हैं, इसको लो बोलते हैं, ये नीचे लो है। हाँ, एज इन हाई की बात कर रही हूँ मैं, जो रेड की विक है वो ग्रीन से ऊपर जा रही है, वो ग्रीन की विक से। वो हायर लो हुआ है ना मैम, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, लो। तो इसमें इन दोनों में लोएस्ट पॉइंट किसके पास है? लोएस्ट, अच्छा ओके, क्लोज मतलब नीचे की तरफ कौन है, दैट इज रेड ऑफ कोर्स। हाँ जी, जैसे हमने जब भी बात करी, जैसे इन जनरल हमने हायर या मैं लोअर ऊपर बोला की था। बात कर रही थी, नहीं मैं हाँ, ऊपर से बात कर रही थी कि ऊपर में, ऊपर तो जो है वो ऊपर, लो जो स्क्रीन का है, और नीचे अगर आप बॉटम देखोगे तो रेड। तो इसीलिए तो मैम हमने सबसे पहले ये देखा था ना कि उनका सेम होना चाहिए। हम ऊपर से क्लियर है बिल्कुल, तो अब हमें लो देखना है, क्योंकि हम याद कीजिए मैम, सारे पैटर्न्स में हम जो बाइंग पैटर्न्स हैं हम उसमें लो ब्रेक करने का वेट करते हैं, सीसी का। राइट। और सेलिंग पैटर्न्स में गलत उल्टा बोल दिया मैंने। उल्टा बोल दिया आपने राइट भी बोल दिया। हाँ। नहीं, मेरे को था कंफर्मेशन कैंडल्स का वेट करते हैं हम लोग, नहीं, मैंने ब्रेक करने मतलब का। ब्रेक होने का। हाँ, मैं हाँ, बताता हूँ। ब्रेक। मैं ये कहना चाहता था कि जो सेलिंग पैटर्न्स होते हैं उसमें हम लो ब्रेक करने का वेट करते हैं। अगर ये सीसी होती तो उसका कोई लो ब्रेक करता ना, तब हम बाय करते, मतलब सेल करते हैं। और अगर ये बाइंग पैटर्न होता तो हम उसका हाई ब्रेक, जैसे ये प्रॉपर मान लेते हैं हैमर बना, ठीक है मैम। अब ये हैमर फॉर्म हो तो हम एंटर कब करेंगे, जब ये सीसी का हाई ब्रेक करके कोई कैंडल इससे ऊपर बने। हाई मतलब ये क्या कहते हैं इसको, हाई मतलब कि ये क्लोजिंग, जो सीसी की ग्रीन कलर कैंडल की क्लोजिंग होती है ना, वो ऊपर होती है, तो इसलिए हम इसको हाई बोलते हैं। तो हाई ब्रेक करे तब हम यहाँ पे बाय करते हैं। तो सेम हमारा सेलिंग में होता है कि जब इसका लो ब्रेक करे तब हम सेल करेंगे। तो लो हमें इसका नीचे का कंसिडर करना है, ऊपर का नहीं। हायर लोस कंसिडर नहीं करने हमें, हमें लोअर लोस कंसिडर करने हैं। ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ इन दोनों कैंडल में से किसका लो है? रेड वाली का जो विक है वो नीचे है, लो है। लो है। तो हम यहाँ पे अपनी लिमिट लगा देंगे, और जैसे ही कैंडल इसको ब्रेक करेगी, रनिंग में भी कोई इसको ब्रेक करेगा ना, तो हम सेल की पोजीशन खोल देंगे। तो इसमें हमें 1:2 की वजह यहाँ से पे ये ट्रेड यहाँ लेनी पे है। हम लोग लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ देंगे यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे तो हमने वही डिस्कस किया था कि हम लिमिट ऑर्डर लगा के, ठीक है। मतलब छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि अगर बाई चांस दूसरी कैंडल हमारा क्लोज ब्रेक करके फिर नीचे आ गई तो सर विक बना के। हाँ सही बात है। हाँ, मतलब हम देख उसके तो गलती से सीखेंगे ना, पहले लिमिट ऑर्डर लगाएंगे, फिर लॉस बुक करेंगे, फिर सीख जाएंगे। अभी कह रहा हूँ, अभी बैक टेस्टिंग लाइव मार्केट में करनी चाहिए। हाँ, मतलब वो तो करनी है, पहले हमें बैक टेस्टिंग पुरानी मार्केट में करनी है, ताकि हमें ना सर अपना ऐसा होता है ना, हमारा टाइम सबसे कीमती है। ये ट्रेडिंग वेडिंग तो सब बात की बात है, सबसे इम्पोर्टेंट हमारा टाइम है। तो आप किसी को अगर लाइव मार्केट में टेस्ट करना ना, किसी को बहुत मुश्किल होता है। आपको लाइव मार्केट में बहुत कम कैंडल्स मिलेगी एज कम्पेयर टू पास्ट वाले आए मार्केट, हम। है ना। तो ट्रू लाइव ट्रू, सही मार्केट में बात आपको, है। अगर जैसे बहुत लोग करते हैं ये चीज़, हम बैक टेस्टिंग भी क्यों कर रहे हैं, अगर कोई पूछता तो मैं बताता कि बैक टेस्टिंग हम सीधा लाइव मार्केट में क्यों नहीं करते। तो हम इसलिए नहीं करते क्योंकि जो जो महान लोगों ने लाइव मार्केट में ट्रेड किया ना, तो उनको क्या हुआ, उनको अपनी स्ट्रेटजीज को फाइंड करने में बहुत साल लग गए। इतनी हम्म 100 ट्रेड्स लेने में उनको से टाइम लग जाएगा, लेकिन वही चीज़ अगर हम बैक टेस्ट करें प्रॉपर रूल्स के साथ, कि हम पूरी मार्केट को यहाँ से लेके आ रहे हैं, ऐसे ऐसे करके, एक एक करके, कि हम हायर हाई देख पाए कि एग्जैक्ट हम किस पॉइंट पे इस पे ट्रेड लेते हैं। अच्छा ठीक है, इसका ऐसे लेट हो गया, ऐसे करके, मतलब प्रॉपर मैं बता रहा हूँ ऐसे ही। तो ऐसे करके बैक टेस्ट करेंगे तो हम ज़्यादा ट्रेड्स ले पाएंगे। और बैक टेस्ट करने की मतलब मेन मैं बैक टेस्ट पे क्यों करता हूँ, क्योंकि आपको आपकी जर्नी, आपकी लाइफ डिपेंड है उस स्ट्रेटजी पे। आप साल भर या 1.5 साल अपनी ट्रेडिंग करने वाले एज अ बिगनर, उसी स्ट्रेटजी पे वर्क करने वाले, तो आपको ये ना लगे कहीं उस स्ट्रेटजी की वजह से आपकी लाइफ खराब हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई स्ट्रेटजी आपने 1-2 बार 10 बार ट्रेड की, 10 बार हिट कर गई है ना, लेकिन 10 बार कोई सैंपल साइज नहीं होता। सैंपल साइज जो होता है 100 बार, 100 ट्रेड्स का आप सैंपल साइज लेते हैं। अब 10 के बाद आपकी फॉर एग्जाम्पल 30 ट्रेडें लॉस में चली गई, तो आप वहाँ पे सोचोगे कि भाई स्ट्रेटजी तो यार मेरी 100% वाली थी, हिट नहीं कर रही, लगता है मुझ पे किसी ने जादू कर दिया, या मेरा लक खराब है, शनि की दिशा बढ़ गई है। ऐसे ऐसे करके आप कुछ भी अनसेंट सोचने लग जाओगे। आपको ये मानोगे ही नहीं, क्यों? क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी तो 100% वाली है। क्या पता मार्केट में कोई ग्लिच आ गया है, क्या पता मेरा कंप्यूटर हैक हो गया, क्या पता कुछ भी हो गया है। तो उसकी वजह से आप उल्टा सीधा ब्लेम करके अपने आप का ब्रेक लेने जाओगे, चलो मुझे ब्रेक लेना चाहिए, ब्रेक लेके मैं आता हूँ वापस, क्या पता तब मेरी चीज़ें वर्क करें। तो वो चीज़ है, तो इसलिए हमें स्ट्रेटजी पे काम करना है, ताकि हमें बैक टेस्ट में एक डाटा मिल जाएगा कि भाई 100 में से 60 ट्रेडों पे ये मतलब 50% से ऊपर अच्छी स्ट्रेटजी है, 60% 70% वर्क कर रही है, और इस कंडीशंस को अगर मैं मान लूँ तो 80% या 75% तक वर्क कर सकती है। तो और रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 के आसपास है, और 1:3 के आसपास है, 50% वर्क करी तो बहुत ही अच्छी बात है, तब तो बहुत अच्छी बात है।
उस हिसाब से हमने देख ली वो चीज़ और फिर हम श्योर हो गए, फिर हम उसको लाइव मार्केट में टेस्ट करेंगे। फिर लाइव मार्केट में कुछ टाइम हमने टेस्ट किया, 1 महीना टेस्ट किया हमने, ज़्यादातर 1 महीना तो कम से कम करना चाहिए हमें, उतना हमने मतलब सैंपल साइज 100 ट्रेडों का लाइव मार्केट में भी करना चाहिए। उसके बाद क्योंकि बहुत सारी लाइव मार्केट में अलग चीज़ होती है, हमारी साइकोलॉजी अलग काम करती है, हम पेयर को अलग देखते हैं, हम कभी कभी 15 या 20 कैंडल गिनेंगे भी नहीं, हम 5 में गिन के चले जाएंगे कि 5 अरे 5 हो गई, 5 हो गई यार, मिस हो जाएगा, मैं ले लेता हूँ। तो ये चीज़ भी हमें सीखनी है, इसलिए मैं इंसिस्ट करता हूँ कि बैक टेस्ट वाले करेंगे। ठीक है, फिर हम इसको रैप अप करते हैं, किसी को अगर कोई और डाउट पूछना है तो पूछ सकता है वो। ठीक है ठीक है ठीक है। Yes, Pradhan has left the meeting. Okay, so yes, sir. चलो थैंक यू सो मच। अरे कोई नहीं, ओके बाय। बाय। और किसी को कोई डाउट पूछना है? नहीं थैंक यू प्रिंस, रैप अप करते हैं। हम्म, शिवा तरुण मैं पूछ लो, अगर पूछना तो कल से रैप अप। मयंक सिंह नहीं, मयंक कोई दिक्कत है तो बता। नहीं भाई। सब समझ आ रहा है ना कि मेन हमारा टारगेट क्या है कि इतनी मेहनत करो कि 8-10% हम अचीव कर लें कंसिस्टेंटली वाला। मतलब वैसे तो मैं 8-10% कह रहा हूँ, लेकिन हम सब 20-30 कर लेंगे, ताकि तो हमारे मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा सिस्टम। तो बस वही है कि लॉन्ग टर्म की गेम्स लेके चलो, कि सब साइडवेज करना, कोई भी इस पर डिपेंडेंट मत हो जाना। जैसे मैं शिवा को भी यही कहता हूँ कि कुछ ना कुछ पढ़ाई पे भी ध्यान दे, वर्क कर, सब लोग वर्क करो या कुछ पढ़ाई पे भी ध्यान दो साथ के साथ। इस पे डिपेंडेंट होना मतलब चाकू के साथ खेलना, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब चाकू आप चलाना सीखोगे, क्या पता वो चाकू आपको भी लग जाए पहले। तो वही, आर यू गिविंग अस नॉलेज लाइक अ प्रो, यू आर गिविंग, अरे नहीं भाई, हम प्रो नहीं भाई, हम तो नूब है अभी, सब नूब है, हम सब नूब है, साथ में प्रो बनेंगे, 0 to हीरो बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बनेंगे सब लोग साथ में बनेंगे, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक 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 है भाई, बस ये मेरा बस ये है कि आप लोग भी सीखो, तो आप लोग भी औरों को सिखाना जरूर, ताकि आपको भी बेनिफिट मिले।